एम्ब्रायोलॉजिकल एविडेंस में क्या समझना हम लोग को, ठीक है। एम्ब्रायोलॉजिकल एविडेंस में हम लोग को पहले क्या समझना है, एक साइंटिस्ट है, ठीक है, जिसका नाम है क्या, अर्नस्ट हैकेल, ठीक है। अर्नस्ट हैकेल जो है वो साइंटिस्ट है, इन्होंने एक लॉ दिया था, इसका नाम है बायोजेनिक लॉ, ठीक है, बायोजेनिक लॉ। अब इस बायोजेनिक लॉ में अर्नस्ट हैकेल ने क्या बोला था, बायोजेनिक लॉ में अर्नस्ट हैकेल ने बोला था कि जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, याद रखना है हम लोग को, जो लोअर ग्रुप के ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है ना, जो लोअर ग्रुप के ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है, या ये ऐसा समझ लो, लोअर ग्रुप में समझना, पहले एक एग्जांपल समझना कि जो हायर ग्रुप के एनिमल होते हैं, ठीक है, जो हायर ग्रुप के एनिमल होते हैं, समझना अच्छा से, ये सब टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। जो हायर ग्रुप के एनिमल होते हैं, इनके जो एम्ब्रायो होते हैं, ठीक है, हायर ग्रुप के जो एनिमल होते हैं, इनके जो एम्ब्रायो होते हैं, ये एम्ब्रायो जो है वो लोअर ग्रुप के एडल्ट के सिमिलर होता है। ये एम्ब्रायो जो है वो लोअर ग्रुप के जो एनिमल है ना, जो लोअर ग्रुप के एनिमल के जो एडल्ट है ना, दिखने में वैसा होता है, एडल्ट के रिजेंबल बोल सकते हो, ठीक है, एडल्ट के रिजेंबल बोल सकते हो। तो हम यहाँ पे एक चीज़ समझाने की कोशिश ये कर रहे हैं कि सर जो अर्नस्ट हैकेल है, इन्होंने 3 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया था, इन्होंने किंगडम प्रोटिस्टा को इंट्रोड्यूस किया था, इन्होंने यहाँ पे ये बात कहा कि एक्चुअली क्या हो रहा क्या कि जो हायर ग्रुप के एनिमल होते हैं, उनके जो एम्ब्रायो होते हैं वो लोअर ग्रुप के एनिमल के एडल्ट के रिजेंबल होते हैं, वो लोअर ग्रुप के एनिमल के, है ना, सिमिलर होते हैं। मतलब ये चीज़ इंपॉर्टेंट होना चाहिए तुम लोग को कि हायर ग्रुप के जो एनिमल के एम्ब्रायो वो किसके जैसा दिखने में लग रहा है, वो तुम्हारे लोअर ग्रुप के एडल्ट के जैसा दिखने में लगता है, ठीक है ना। ये बात बताया अर्नस्ट हैकेल ने, ठीक है ना। लेकिन इसका कुछ एग्जाम्पल, ठीक है, कुछ ऐसा एग्जाम्पल देकर समझाया अगर इस चीज़ को, जैसे तुम अगर देखो तो हम यहाँ पे बोलेंगे एक साइंटिस्ट और है, अर्नस्ट वॉन बेयर, ठीक है ना। अर्नस्ट वॉन बेयर जो थे, उन्होंने कहा कि भाई ऐसा नहीं है कि जो हायर ग्रुप के एनिमल्स के जो एम्ब्रायो होते हैं वो लोअर ग्रुप के एनिमल के एडल्ट के रिजेंबल होते हैं, ठीक है ना। क्यों सर, ऐसा क्यों बोले, क्योंकि भाई उन्होंने कहा कि भाई एम्ब्रायो लेवल पे जो हमको एम्ब्रायो लेवल पे जो हमको सिमिलरिटी देखने को मिलता है, अलग अलग वर्टिब्रेट्स के जो एम्ब्रायो होते हैं, है ना, जो भी सिमिलरिटी होता है, याद रखना, वो सिर्फ एम्ब्रायो लेवल पे होता है। जो भी सिमिलरिटी होता है जितने भी वर्टिब्रेट्स का, ठीक है ना, जैसे बहुत सारे वर्टिब्रेट्स हैं, एम्फीबियंस है, रेप्टाइल्स है, बर्ड्स है, मैमल्स है, तो जितने भी वर्टिब्रेट्स के एम्ब्रायो है वो देखने में क्या होते हैं, वो देखने में एक जैसे होते हैं, ठीक है ना। इनके वर्टिब्रेट्स के एम्ब्रायो में, है ना, क्लोज सिमिलरिटी है ना, क्लोज सिमिलरिटी है। जैसे अगर तुम देखोगे कि जितने भी वर्टिब्रेट्स है, जैसे तुम अगर बात कर रहे हो एम्फीबियन, बर्ड्स, रेप्टाइल, मैमल्स, जिसका भी अगर तुम बात कर रहे हो, ठीक है ना, तो इनका जो एम्ब्रायो होता है इसमें क्या होता है, डोर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड होता है, सिंगल डोर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड होता है, नोटोकॉर्ड होता है इनके एम्ब्रायोनिक लाइफ में। फिर इसमें तुमको क्या देखने को मिलता है, इसमें तुमको वेंट्रल हार्ट देखने को मिलता है, ठीक है ना, तो पोस्ट एनल टेल देखने को मिलता है। तो ये कुछ ऐसे फीचर्स है, ठीक है, कुछ ऐसे फीचर्स है जो तुमको सारे वर्टिब्रेट्स में कैसे देखने को मिलेंगे, एक जैसे देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। जितने भी वर्टिब्रेट्स होंगे उनके एम्ब्रायो में ये जो फीचर्स है वो एक जैसा देखने को मिलेंगे। मतलब हम बोल सकते हैं कि भाई एम्ब्रायो ऑफ जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं, एम्ब्रायो वर्टिब्रेट में सबका बात हो रहा है यहाँ पे, फिशेज है, एम्फीबियंस है, रेप्टाइल्स है, बर्ड्स है, मैमल्स है, इन सब के वर्टिब्रेट्स के अगर एम्ब्रायो को देखोगे तो ये देखने में एक जैसे होंगे, ये देखने में सेम होता है। कब सेम होता है, जब तुम इन सारे वर्टिब्रेट्स का एम्ब्रायो को आपस में कंपेयर करके देखोगे, है ना। मतलब यहाँ पे क्या हो गया, सभी में पोस्ट एनल टेल है, नोटोकॉर्ड है, वेंट्रल हार्ट है, सिंगल डोर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड है। ये बात किसने बताया था, ये बात बताया था अर्नस्ट हैकेल ने, ठीक है। ये बात किसने बताया था, ये बात बताया था अर्नस्ट हैकेल ने। तो यहाँ पे बोल सकते हैं कि ये तुम्हारा अगर बात करेंगे तो एम्ब्रायोलॉजिकल सपोर्ट जो है वो कई हद तक क्या दे रहा है, तुमको एक एविडेंस दे रहा है, एक सबूत दे रहा है इस बात का कि भाई जितने भी वर्टिब्रेट्स होते हैं, याद रखना, उनके कॉमन एंसेस्टर होते हैं, वो सेम एंसेस्टर से इवॉल्व होकर के आता है, ठीक है ना। ये इस बात का प्रूफ है, इस बात का एविडेंस है, ठीक है ना, ये इस बात का एविडेंस है। जैसे तुम अगर बोलोगे एम्फीबियन, इसका भी एम्ब्रायो वैसा ही होता है, तुम देखोगे, ठीक है ना, इनमें भी ये सारे स्ट्रक्चर्स देखने को मिलेंगे। अगर तुम बोलोगे मैमल्स, उनका भी एम्ब्रायो देखोगे तो उसमें भी ये सारे स्ट्रक्चर्स है। इससे क्या पता चल रहा है, कि इससे ये पता चल रहा है कि भाई जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं उनके कॉमन एंसेस्टर है, क्योंकि सभी में एक जैसा फीचर्स है एम्ब्रायोनिक स्टेज में। आ रहा बात समझ में ना, तो इसको तुम क्या बोलोगे, इनके बोलोगे भाई इनके कॉमन एंसेस्टर है, इनका ओरिजिन या इवोल्यूशन जो हुआ है एक ही सेम कॉमन एंसेस्टर से हुआ है, ठीक है ना, ये चीज़ ध्यान रखना। लेकिन यहाँ पे एक बात और आता है
एक साइंटिस्ट और है, पेन लग जाता है पेन, ठीक है ना। एक साइंटिस्ट और है यहाँ पे, वॉन बेयर। वॉन बेयर जो है याद रखना, इनका भी एक लॉ है, वॉन बेयर ऑफ एम्ब्रायोलॉजी। इन्होंने क्या कहा था भाई, इन्होंने कहा था कि जो हायर ग्रुप के एनिमल होते हैं, जैसे कि लाइक एम्फीबियन, ठीक है ना, जैसे अगर तुम देखोगे एम्फीबियन का बात कर रहे हैं, अगर तुम फॉर एग्जांपल अगर तुमसे बोले कि अगर हम एक तो एग्जांपल लेके बात कर रहे हैं कि भाई जो हायर ग्रुप के, ठीक है ना, ये बात जॉन्स हैकेल ने बताया था, हायर ग्रुप के जो एनिमल है उसमें मान लो किसका बात कर रहे हैं, जैसे मान लो हम इससे बात करें एम्फीबियंस का, तो एम्फीबियन के अगर तुम देखोगे तो एम्फीबियन का जो लार्वा होता है, ठीक है ना, एम्फीबियंस में अगर तुम किसका बात कर रहे हो, फ्रॉग का बात कर रहे हो, एम्फीबियंस में तुम किसका बात कर रहे हो, फ्रॉग का बात कर रहे हो, ठीक है। हमको एक्चुअली बोर्ड चेंज करके बनाना चाहिए था, ठीक है ना। अब तुम ध्यान से देखना कि जो तुम्हारे हायर ग्रुप के जो एनिमल है, इसमें हम बेसिकली किसका बात कर रहे हैं, हम इसमें बात करें एम्फीबियन का। तो एम्फीबियन में अगर तुम देखोगे तो इसमें अगर हम फ्रॉग का बात करेंगे तो फ्रॉग का जो एम्ब्रायो होता है, फ्रॉग का जो एम्ब्रायो होता है, ठीक है, मतलब किसका बात कर रहे हैं हम टैडपोल लार्वा का बात कर रहे हैं, टैडपोल लार्वा का बात कर रहे हैं, ठीक है ना। इनमें क्या होता है, इनके फीचर्स को अगर तुम ध्यान से देखोगे तो भाई इसमें क्या मिलता है, इसमें तुमको गिल स्लिट्स मिलता है, यानी गिल्स मिलता है, ठीक, गिल्स मिलता है इसमें। ये अमोनोटेलिक होते हैं, ये अमोनोटेलिक होते हैं, ठीक है ना। प्लस ये अमोनोटेलिक मतलब अमोनिया एक्सक्रीट कर रहा है, गिल्स, इनके पास गिल्स होता है, इनके पास टेल होता है, ठीक है, इनके पास टेल होता है। अब हम बोल रहे हैं कि अभी हम तुमसे क्या बोले कि हायर ग्रुप के एनिमल जो होते हैं, इनके जो एम्ब्रायो है, अगर हम हायर ग्रुप एनिमल एम्फीबियन में फ्रॉग का अगर देखें एग्जांपल लेकर के, तो भाई उसके एम्ब्रायो जो है ये हायर ग्रुप के एम्ब्रायो एम्फीबियंस का बात कर रहे हैं, जिसमें तुमको गिल्स, अमोनोटेलिक एटेल्स देखने को मिल रहा है। ये फीचर्स तुमको किसके रिजेंबल है, ये फीचर्स तुमको किस में देखने को मिलता है, लोअर ग्रुप के, जो लोअर ग्रुप के जो एडल्ट होते हैं, जैसे कि अगर बात करेंगे जो लोअर ग्रुप के एडल्ट होते हैं, लोअर ग्रुप ऑफ एनिमल, लोअर ग्रुप के जो एनिमल होते हैं, इसमें अगर हम किसका बात कर रहे हैं, फिश का बात कर रहे हैं, तो फिश का हम किसका बात कर रहे हैं, किस स्टेज का बात कर रहे हैं, एडल्ट स्टेज का बात कर रहे हैं, ठीक है ना। देखो इसका सिमिलरिटी इसके साथ है, ये सिमिलरिटी है। देखो मछली में भी क्या होता है, फिश में भी गिल्स है, बिल्कुल है सर। इसमें भी तुम्हारा ये भी अमोनोटेलिक है, पानी में रहता है, अमोनिया एक्सक्रीट करता है, ठीक है। ये भी कैसे है, इनके पास में भी टेल है, इनके पास भी टेल है, मतलब फिन्स है, टेल फिन्स है। तो कहने का मतलब याद रखना है, देख रहे हो, तो यहाँ पे ये बात क्लियर हुआ ना कि भाई हायर ग्रुप के जो एनिमल के जो एम्ब्रायो है, ठीक है ना, उनमें लोअर ग्रुप के एडल्ट का सिमिलरिटी है, वो लोअर ग्रुप के एडल्ट के जैसा दिखने में लगता है। इनके पास में गिल्स है, इनके पास में गिल्स है, इनके पास मोनोटेलिक, ये भी मोनोटेलिक, इनके पास टेल, इनके पास टेल है। लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए, ठीक है, ऐसा होना नहीं चाहिए। लेकिन हमको कहने का मतलब ये है कि ये जो भी तुमको सिमिलरिटी दिख रहा है, सब ये कुछ जनरल कैरेक्टर्स है, ये कुछ जनरल फीचर्स है जो तुमको एम्ब्रायनिक लेवल पे ही देखने को मिलेगा। लेकिन जैसे जैसे ऑर्गेनिजम्स का डेवलपमेंट होता है, वो डेवलपमेंट के दौरान वो ऑर्गेनिजम्स क्या होता है, उसमें डिफरेंस अपीयर होता है, ठीक है ना। यानी उनके जो ऑर्गन्स होते हैं, याद रखना, वो जनरल कैरेक्टर से स्पेसिफिक कैरेक्टर की तरफ क्या करते हैं, वो प्रोग्रेस करते हैं। धीरे धीरे क्या हो जाएगा, धीरे धीरे क्या हो जाएगा, इनके जो ऑर्गन, तुम अगर गौर से देखोगे कि भाई क्या ये टैडपोल हमेशा फिश के जैसा देखने में लगता है, नहीं सर। बाद में जब ये टैडपोल का डेवलपमेंट हो जाएगा, जब इसका पूरा का पूरा टोटली डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाएगा, तो भाई क्या हो जाएगा, इनके पास में गिल्स खत्म हो जाएगा, फ्रॉग भी पानी में आ जाएगा, जमीन पे आ जाएगा, ठीक है ना। ये तुम्हारा कैसा हो जाएगा, यूरियोटेलिक हो जाएगा, ठीक है ना। ये क्या है, इसके पास में टेल था जब वो टैडपोड स्टेज में था, लेकिन जब वो फ्रॉग बनाएगा तो फिर टेल तो नहीं होगा उसमें, आर्बस में। तो ये जो भी तुमको सिमिलरिटी देखने को मिलता है, वो किस स्टेज में देखने को मिलता है, एम्ब्रायनिक स्टेज में देखने को मिलता है। ये बात बताया था किसने, ये बात बताया वॉन वेयर ने, ठीक है ना। तो वॉन वेयर ने कहीं ना कहीं ये जो साइंटिस्ट हम लोग का, ठीक है, हैकेल, उनके जो दिए गए थ्योरी था, बायोजेनिक थ्योरी, उसको करेक्शंस किया था। और इन जो वॉन वेयर से इनका जो बात था, इनका जो थ्योरी था, वो क्या था, वो कहीं ना कहीं साइंटिफिकली प्रूफ माना गया है, ठीक है ना। इनका बात बिल्कुल सही था। जो भी सिमिलरिटी दिखता है हमको एडल्ट स्टेज में नहीं दिखता है, बल्कि वो एम्ब्रायनिक लेवल पर देखने को मिलता है, ठीक है ना। ये बात माना गया था, ठीक है ना। अब हम आते हैं अपने टॉपिक पे। तो देखो यहाँ पे क्या लिख रहा है, यहाँ पे बोल रहा है इस बात को कि
दे डोंट शो द कैरेक्टर्स ऑफ एडल्ट फॉर्म ऑफ द स्पेसीज लोअर इन द हायरार्की। इन्होंने बताया कि याद रखना है कि जो दे डोंट शो द कैरेक्टर ऑफ द एडल्ट फॉर्म ऑफ स्पेसीज लोअर इन द हायरार्की, मतलब लोअर हायरार्की के जो एनिमल होते हैं, याद रखना है वो उसके जो एडल्ट के जैसे वो देखने में नहीं लगते। हायर ग्रुप के जो एम्ब्रायो है, याद रखना वो लोअर ग्रुप के या जो हायरार्की के जो एनिमल होते हैं उनके एडल्ट के जैसे बिल्कुल नहीं लगते हैं, ठीक है ना। और जो भी सिमिलरिटी होता है वो सिर्फ एम्ब्रायनिक लेवल पे होता है, ठीक है ना। ये बात इन्होंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया, हालांकि पूरा स्टेटमेंट ये बात इस लेवल तक किया गया है जब ये इम्ब्रायनिक कंडीशंस पे प्रेजेंट है ना, उसके बाद नहीं होता है। देखो लिखा हुआ लार्वा एम्ब्रायो ऑफ एम्फीबियन टैडपोल्स फॉर द कैरेक्टर्स ऑफ द फिश जो कि स्पीसीज ऑफ द लोअर हायरार्की, ठीक है ना। हालांकि जो कि अर्नस्ट हैकेल ने बताया गलत नहीं है, बात सही है, कुछ सिमिलरिटी है लेकिन इम्ब्रायनिक बेसिस पे है। उस बात को वो क्लियर नहीं किया था, ठीक है, कि भाई वो सिमिलरिटी हमको सिर्फ इम्ब्रायनिक लेवल पे देखने को मिलता है, बाद में फिर वो स्पेसिफिक होने के दौरान क्या होता है, जनरल कैरेक्टर स्पेसिफिक कैरेक्टर में चेंज हो जाता है, ठीक है ना, उसका फंक्शन स्पेसिफिक हो जाता है। क्लियर बात में तो देखो वही चीज लिखा है, गिल्स है, टेल्ड है, अमोनिटेलिक है, जो बात बताया वहां पे बस वही लिखा हुआ है, ठीक है। ये करेक्शंस किया हुआ था, वॉन बेयर ने इस बात को कहीं ना कहीं करेक्शंस किया। अच्छा, फिर यहाँ पे क्या है, कंपेरेटिव एनाटॉमी एंड मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस, ठीक है। हम लोग अब यहाँ पे क्या क्या पढ़ रहे हैं, सब अब एविडेंस पढ़ रहे हैं हम लोग। पहले अगर तुम देखोगे होमोलोगस ऑर्गन, फिर हम बात करेंगे एनालोगस ऑर्गन का, ठीक है ना। पहले हम बात करते हैं होमोलोगस ऑर्गन का। होमोलोगस ऑर्गन का मतलब क्या होता है, सबसे पहले याद रखना है कि जो ऑर्गन विच हैव द सेम फंडामेंटल स्ट्रक्चर बट आर डिफरेंट इन फंक्शन आर कॉल्ड एज होमोलोगस ऑर्गन, ठीक है ना। इसका मतलब यहाँ पे ये है कि भाई हम होमोलोगस ऑर्गन, हम उस ऑर्गन को बोलते हैं जिन ऑर्गन का जो फंडामेंटल जो बेसिक स्ट्रक्चर है और उसका जो ओरिजिन होता है अगर वो सेम है, ठीक है ना। फंडामेंटल स्ट्रक्चर जो है वो उस ऑर्गन का सेम है, ओरिजिन सेम है, लेकिन फंक्शंस क्या है सर, फंक्शन डिफरेंट है, ठीक है ना। काम अलग है उन ऑर्गन्स का, ठीक है ना, काम क्या है उन ऑर्गन्स का, क्या है, कहीं ना कहीं अलग है। तो अब देखो, अब एक चीज समझना, हम क्या बोल रहे हैं कि अगर होमोलोगस ऑर्गन का अगर तुम ध्यान से देखोगे, एक एग्जांपल हम देके बता रहे हैं, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो 4 लिम्ब होते हैं किसका, मैन का। अब तुम ध्यान से देखोगे, हम अगर अपने 4 लिम्ब का बात करें तो मेरा 4 लिम्ब क्या है, ये दोनों हाथ, ये दोनों हाथ मेरा 4 लिम्ब है, ठीक है ना। तो हम अपने 4 लिम्ब का इस्तेमाल किस में कर रहे हैं भाई, हम अपने 4 लिम्ब का इस्तेमाल किसी चीज को ग्रास्पिंग, यानी मतलब एनसीईआरटी में क्या ऐसे दिया हुआ है, किसी चीज को पकड़ने के लिए इस्तेमाल करते हैं। हम अपने हाथ का इस्तेमाल किसी चीज को होल्ड करने के या पकड़ने के काम में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। मतलब हम ग्रास्पिंग में इस्तेमाल करते हैं अपने हैंड का, यानी अपने 4 लिम्ब का। उसी तरीके से क्या हुआ कि जो चमगादड़ है, जो बैट है, ये अपने 4 लिम्ब का इस्तेमाल जो है वो उड़ने में करता है। मतलब कहीं ना कहीं बैट में जो 4 लिम्ब था वो मॉडिफाई हो गया विंग्स में, पंख में, ठीक है, फेदर्स में मॉडिफाई हो गया। तो बैट के जो 4 लिम्ब है, याद रखना, बैट अपने 4 लिम्ब का इस्तेमाल उड़ने के लिए करता है, ठीक है ना। इंसान अपने 4 लिम्ब का इस्तेमाल किसी चीज को ग्रास्पिंग के लिए करता है। उसी तरीके से अगर हम चीता का बात करें या हॉर्स का एग्जांपल लेके बात करें, तो ये वो ऑर्गेनिजम्स है जो अपने 4 लिम्ब का इस्तेमाल चलने के लिए या तेज भागने के लिए करता है, ठीक है, दौड़ने के लिए करता है। उसी तरीके से अगर हम बात करें तो ये कुछ अलग अलग एग्जाम्पल दिए हुए हैं यहाँ पे एक और एग्जाम्पल हो सकता है जैसे मैमल्स का, जैसे कि वेल का, यहाँ पे वेल लिखा हुआ है। तो ये जो वेल फिशेज है, ये जो मैमल्स है वेल, ये अपने 4 लिम्ब का इस्तेमाल किसके लिए करता है, स्विमिंग के लिए करता है, तैरने के लिए करता है। और बस में तो मेरे कहने का यहाँ पे क्या मतलब है सर, मेरे कहने का मतलब है कि इन सभी में यानी जितने भी मैमल्स का यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है, इन सभी में याद रखना हमें इसी तरह का क्या देखने को मिलेगा, 4 लिम्ब देखने को मिलेगा। लेकिन हम आगे पढ़ेंगे मूवमेंट एंड लोकोमोशन चैप्टर के अंदर में, वहाँ पे बात होगा कि भाई मूवमेंट लोकोमोशन में अगर तुम देखोगे तो इनका जो ऑर्गन है ना, इनका जो 4 लिम्ब है, इनके 4 लिम्ब का स्ट्रक्चर, अभी हम क्या बोले, ऑर्गन का याद रखना, ऑर्गन का जो स्ट्रक्चर है और ओरिजिन है वो सेम है, ठीक है ना। उस ऑर्गन का ओरिजिन और स्ट्रक्चर क्या है, सेम है। यानी कहीं ना कहीं इसका जो डेवलपमेंट है, ओरिजिन का जो मतलब डेवलपमेंट का जो ओरिजिन का जो डेवलपमेंट है इसका, याद रखना वो कॉमन एंसेस्टर से है, कॉमन एंसेस्टर से, यानी सेम एंसेस्टर से इवॉल्व हुआ है भाई। तभी तो तुम अगर तुम ध्यान से देखोगे कि इनका अगर तुम 4 लिम्ब को कंपेयर करके आपस में देखोगे, इन सबका 4 लिम्ब कंपेयर करो तो सब में क्या होगा, सभी में क्या है, बोन्स है, ठीक है ना। देखो ये तुम्हारा टर्टल का दिखाया गया है, ये तुम्हारा ह्यूमन का दिखाया है, ठीक है ना। तो इसका अगर तुम देखोगे तो इसमें बोन है, देखो लिखा हुआ है क्या है, ह्यूमेरस, देखो ये बोन है ह्यूमेरस, देखो ह्यूमेरस यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी, यहाँ पे। तो भाई जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं, जितने भी मैमल्स हैं ये वाले, ठीक है, समझ में आ रहा है, ये जितने भी याद रखना, ये जो वर्टिब्रेट्स है, जितने भी मैमल्स हैं, इन सब का अगर तुम 4 लिम्ब को आपस में कंपेयर करके देखोगे तो इन सब का जो स्ट्रक्चर है, ठीक है ना, इनके 4 लिम्ब का जो बोन्स का पैटर्न ऐसा बोल सकते हो, इनके 4 लिम्ब के स्ट्रक्चर में जो बोन्स का पैटर्न है वो एक जैसा है।
कैसा है सर, इनके फोल्ड में भी ह्यूमेरस है, इनमें भी ह्यूमेरस है, इनमें भी सभी में ह्यूमेरस है, इसमें भी रेडियस अल्ना है, इसमें भी रेडियस अल्ना है, इनमें भी रेडियस अल्ना है, इसमें भी कार्पल है, इसमें भी कार्पल है, सभी में कार्पल्स है, इसमें भी मेटाकार्पल है, इसमें मेटाकार्पल है, भी मेटाकार्पल, सभी में मेटाकार्पल है, इसमें भी क्या है, ठीक है, कार्पल के बाद मेटाकार्पल है, इसके बाद सभी में फाइलेंजेस है, देखो सभी फाइलेंजेस है, यानी सबके फोर लिम्ब का, ठीक है ना, सबके फोर लिम्ब का जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, सबके फोर लिम्ब में जो बोन्स का पैटर्न है वो एक जैसा है, स्ट्रक्चर सेम उन ऑर्गन्स का, ठीक है ना। ये क्या बता रहा है, ये किस चीज को मतलब रिप्रेजेंट कर रहा है, इसका मतलब ये है कि भाई अगर ये सारे ऑर्गन, ठीक है ना, हमारा फोर लिम्ब जो है, बाकी जितने वर्टिब्रेट्स है, मैमल्स है, सबका फोर लिम्ब में बोन्स का जो पैटर्न एक है, फोर लिम्ब एक जैसा है, एक ऑर्गन एक जैसा है, इसका मतलब हमारा ओरिजिन, ठीक है ना, हम एक ही एंसेस्टर से इवॉल्व हुए हैं। मेरा जो कहीं ना कहीं एंसेस्टर है वो सिंगल है, कॉमन एंसेस्टर है, उसी सिंगल एंसेस्टर, कॉमन एंसेस्टर से हम सभी लोग क्या हुए, इवॉल्व हुए हैं। इसलिए कहीं ना कहीं हम सारे मेरा जो फोर लिम्ब है उन सबका क्या है, स्ट्रक्चर एक जैसा है, क्योंकि एक ही जगह से इवॉल्व होकर क्या है, तो बनावट एक जैसा है, लेकिन हमारा काम अलग अलग है, हमारा काम अलग अलग। भाई हम अपने फोर लिम्ब का इस्तेमाल किसी चीज को पकड़ने में कर रहे हैं। अब तुम ध्यान से देखोगे कि भाई जो चमगादड़ है उसको क्या है, एयर में रहना है, ठीक है ना, जो चमगादड़ है मान लो उसको क्या करना है, एयर में रहना है, तो भाई उसमें क्या होगा, उसमें जो विंग्स होगा, पंख होगा, वो उड़ने का काम करेगा, ठीक है ना, वो अलग हैबिटेट में चला गया, ठीक है ना, अलग हैबिटेट। होमोलोगस में क्या है, ओरिजिन स्ट्रक्चर सेम है, फंक्शन अलग है, ठीक है ना। तो मान लो चमगादड़ को उड़ना है तो वो अपना फोर लिम्ब किस में इस्तेमाल कर रहा है, उड़ने में इस्तेमाल कर रहा है, ठीक है ना। मेरा जो फोर लिम्ब उसको किसी चीज को पकड़ना है, तो मेरा किसी चीज को ग्रास्पिंग करने में काम करना है, तो मेरे फोर लिम्ब का इस्तेमाल अलग चीज में हो रहा है, ठीक है। जैसे चीता अगर हॉर्स का बात करें तो ये लोग अपने फोर लिम्ब का इस्तेमाल क्या कर रहे हैं, दौड़ने में कर रहा है, चलने में कर रहा है, लेकिन मेरा फोर लिम्ब चलने में काम नहीं कर रहा है, मेरा जो हैंड लिम्ब है वो चलने का काम करता है, दौड़ने का काम करता है, ठीक है ना। तो तुम अगर गौर से देखोगे तो जैसे मछली का बात करते हो, जैसे वेल का बात करते हो, इनमें फ्लिपर्स है, ठीक है ना। तो जो फ्लिपर है ये पानी में तैरने का काम कर रहा है, तो तुम गौर करोगे भाई इनका भले ही स्ट्रक्चर सेम है ना, ओरिजिन सेम है, कॉमन एंसेस्टर से हम इवॉल्व हुए हैं, लेकिन इन सभी में फोर लिम्ब का काम अलग अलग है, काम अलग अलग है। कुछ लोग तैरने में, कुछ लोग उड़ने में, कुछ लोग पकड़ने में, कुछ लोग दौड़ने में इस्तेमाल कर रहे हैं। इसका मतलब हम कहीं ना कहीं अलग अलग एंसेस्टर से, सेम एंसेस्टर से इवॉल्व तो किए हैं, लेकिन मेरा हैबिटेट अलग अलग हो गया, हमको अलग अलग जगह रहना था, हमको अलग अलग हैबिटेट में रहना था। मेरा अलग अलग हैबिटेट में रहने के हिसाब से जैसा हैबिटेट था वैसा ही हैबिटेट के अकॉर्डिंग हमको वहाँ पे एडजस्ट अडाप्ट करना था, ठीक है ना। तो मेरा हैबिटेट बदल गया तो मेरा जरूरत बदल गया, तो मेरा जब जरूरत बदल गया तो मेरे उस ऑर्गन का काम बदल गया, ठीक है ना। समझ में आ रहा। अगर आज अगर मान लो तुम थोड़ी देर के लिए हमको जैसा अपने हैबिटेट में रह करके हमको अपने फोर लिम्ब का काम करना है, वो काम हम जिस हैबिटेट में रह के कर सकते हैं, ठीक है ना, अपने फोर लिम्ब का, ठीक है ना। अगर मान लो अगर तुमसे बोले कि अगर हमको पानी में डाल दिया जाए तो क्या हम अपने इस फोर लिम्ब का इस्तेमाल तैरने में कर सकते हैं? नहीं, डूब जाएंगे हम लोग। क्यों? क्योंकि मेरा फोर लिम्ब जो है वो जमीन पे रहने के लिए, यानी अलग तरह के हैबिटेट में रहने के लिए क्या है, फंक्शनल है। अगर एक इंसान को पानी में डाल दोगे तो भाई वो मर जाएगा, डूब जाएगा। तैरना आता वो एक अलग बात है, लेकिन हम लोग ये तैर अलग लेते, वो एक प्रैक्टिस है, ठीक है ना, वो एक प्रैक्टिस है। ये मेरे पास में तैरने के लिए बनाया नहीं किया। एक्चुअल में हम पानी में रहने वाले ऑर्गेनिजम्स नहीं है, हम तो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स है। वो एक अलग बात है कि पानी में हम तैर लेते हैं, हम बच जाते हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन पानी में जो रहने वाले, जो टोटल लाइफ अपना पानी में स्पेंड करता है, वो तुम्हारा मछली है। आर बात से मैं क्लियर हो रहा बात, ठीक है ना। देखो ये बात बहुत सिंपल है, लेकिन इस पे बहुत क्वेश्चंस आता है। जब तक उसको तो डिटेल में नहीं समझोगे क्लियर नहीं होगा, समझ में नहीं आएगा किसके बारे में बात किया जा रहा है, किसका ओरिजिन सेम है, किसका इवोल्यूशन का बात हो रहा है, ये सब क्लियर नहीं होगा। आया बात समझ? तो ये चीज़ याद रखना है। तो फोर लिम्ब ऑफ व्हेल जो है यूज कर रहे हैं स्विमिंग में, फोर लिम्ब ऑफ बैट जो यूज कर रहे फ्लाइंग में, फोर लिम्ब ऑफ मॉडिफाइड जो विंग्स में, ठीक है। फोर लिम्ब जो हैंड ऑफ मैन यूज कर ग्रास्पिंग है, फोर लिम्ब ऑफ हॉर्स यूज इन द रनिंग में। क्लियर बात समझ में आ गया? तो इनका हैबिटेट अलग हो गया, तो इनका फंक्शंस भी अलग हो गया। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ऑल आर मैमल्स, सभी के सभी मैमल्स हैं, इन ऑल, ठीक है ना, इन सभी में क्या होगा, इस तरह के फोर लिम्ब मिलेंगे जिसमें सभी में क्या होगा, बोन्स का पैटर्न एक जैसा होगा। यानी ये क्या इंडिकेट कर रहे हैं, ये इंडिकेट कर रहे हैं डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। अब यहाँ पे एक टर्म निकल करके आ रहा है, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन का मतलब क्या होता है। देखो सिंपल सा यह ध्यान रखना है, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन हम किसको बोलते हैं। डाइवर्जेंट का मतलब होता है डाइवर्ज करना, मतलब मेरे पास में एक सिंगल कॉमन एंसेस्टर है और यही इसी सिंगल कॉमन एंसेस्टर से क्या बन गया, मान लो यहाँ पे बैट बन गया, चमगादड़ बना, यहाँ पे क्या बना, ह्यूमन बना, यहाँ पे क्या बना, वेल बना, यहाँ पे क्या बना, चीता बना या हॉर्स बना, जो भी एनिमल बना। तो
तो तुम देख रहे हो सभी का एंसेस्टर कॉमन है। तो ये स्ट्रक्चर को तुम देख के क्या बोलोगे सर, एक सिंगल कॉमन एंसेस्टर से सभी ऑर्गेनिज्म क्या करें, अलग अलग ऑर्गेनिज्म, अलग अलग तरह के नए नए स्पीसीज इवॉल्व हो रहे हैं एक सिंगल कॉमन एंसेस्टर से। तो ये क्या हुआ, डाइवर्जेंट हुआ या कन्वर्ज हुआ, डाइवर्ज किया, ये दूर दूर गया, अलग अलग हैबिटेट में गया। तो इसको क्या बोलोगे, इसको बोलोगे डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। इसका मतलब ध्यान रखना है, होमोलोगस ऑर्गन जो है वो क्या करता है, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन को शो करता है। ठीक है, क्लियर बात। होमोलोगस ऑर्गन जो है वो क्या कर रहा है, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन को शो कर रहा है। ठीक है, अच्छा इसके बाद यहाँ पे क्या है, कुछ एग्जाम्पल में भी दिया हुआ है इसमें स्ट्रक्चर। ठीक है, आज थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लेंगे तुम लोग का। ठीक है, चैप्टर खत्म भी करना है। ठीक है, जो टाइम लगेगा अच्छे से लिखो कर कॉपी चैप्टर कंप्लीट कर जाना। ठीक है, देखो कभी मैं ज़्यादा पढ़ाते नहीं है। ठीक है, लेकिन जब जरूरत पड़े तो थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ लो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, वो ना वो मत करना। ठीक है, अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, चलो तुम लोग के लिए बोल रहे हैं, हमको अपना टाइम बढ़ाते हुए फायदा नहीं है। हम तो सोचेंगे शॉर्टकट पढ़ा के भाग जाए। ठीक है, तुम लोग फंसोगे, अपना फंसोगे, मेरा काम तो हो गया, लेकिन वो काम नहीं करना चाहते। ठीक है ना, देखो अब सुनो, अब हम क्या बोल रहे हैं कि स्ट्रक्चरल होमोलॉजी इज सीन इन द वर्टिब्रेट्स हार्ट एंड ब्रेन। ठीक है ना, अब हम यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि देखो हर चीज़ को समझने में समय लगता है। ठीक है, हमको थोड़ा सा टाइम दोगे तो हम अच्छे से क्लियर करेंगे। अगर जल्दी जल्दी हड़बड़ाहट करोगे तो हम जैसे तैसे पढ़ा के भाग जाएंगे। ठीक है, क्योंकि एंड हो रहा है। ठीक है, वो सब काम हम नहीं करना चाहते हैं, बार बता रहे हैं। ठीक है, ज़्यादा प्रेशर डालो, जल्दी खत्म करना है तो जल्दी खत्म तो कर देंगे, लेकिन वो किसी काम का नहीं रहेगा। ठीक है ना, किसी चीज़ को अच्छा समझना है तो टाइम लगेगा उसमें। ठीक है, ये ध्यान रखना। चलो अब देखो समझ हम क्या बोल रहे हैं। अब हम ये बोल रहे हैं कि यहाँ पे एक पॉइंट दिया हुआ है एनसीईआरटी के अंदर में, स्ट्रक्चरल होमोलॉजी इज सीन इन द वर्टिब्रेट्स हार्ट एंड ब्रेन। ठीक है ना, इसका क्या मतलब है, देखो स्ट्रक्चरल होमोलॉजी जो है वो हमको देखने को मिलता है वर्टिब्रेट्स के हार्ट एंड ब्रेन में। इसका मतलब ये है कि सेम ऑर्गन का स्ट्रक्चर जो है वो अलग अलग वर्टिब्रेट्स में, अलग अलग मैमल्स में, है ना, एक जैसा होता है। बिकॉज ऑफ क्या है, एंसेस्ट्रल होमोलॉजी, क्योंकि इनके एंसेस्टर कॉमन है। ठीक है ना, एंसेस्टर कॉमन है, हम लोग का एंसेस्टर सेम है, इसीलिए कहीं ना कहीं सेम ऑर्गन का जो स्ट्रक्चर होता है वो अलग अलग वर्टिब्रेट्स में क्या होता है, एक जैसा होता है। आरबासन में ये बात कह रहा है कि स्ट्रक्चरल होमोलॉजी इज सीन इन द वर्टिब्रेट्स हार्ट एंड ब्रेन। जैसे अगर तुम फॉर एग्जांपल का बात करते हो, एक एग्जांपल अगर हार्ट का यहाँ पर दिया हुआ है, अगर तुम वर्टिब्रेट्स के हार्ट को देखोगे तो भाई जितने भी अलग अलग वर्टिब्रेट्स है, सारे वर्टिब्रेट्स में हार्ट के फॉर्मेशन का, हार्ट के बनने का जो एक पैटर्न है, ठीक है ना, हार्ट के बनने का जो एक पैटर्न है वो एक जैसा है। कैसे सर, तुम गौर करोगे जितने भी वर्टिब्रेट, चाहे एम्फीबियन का बात करो, चाहे तुम रेप्टाइल्स का बात करो, चाहे तुम ह्यूमन बीइंग का बात करो, सभी के हार्ट में क्या है, चेम्बर है। सभी में क्या है, ऑरिकल है, वेंट्रिकल है, एट्रिया वेंट्रिकल है। ठीक है ना, सभी में ब्लड को पंप करने के लिए वेंट्रिकल को बनाया गया है। ठीक है ना, सभी के हार्ट में ब्लड को रिसीव करने के लिए ऑरिकल को बनाया गया है। सभी के हार्ट में वहाँ पे क्या बनाया गया है, जो भी वहाँ से वेना, जो भी निकल रहा है वहाँ से, जो भी वेसल्स वगैरह निकल रहा है उसमें वल्व बनाया गया है। ठीक है, सबके पास में वल्व होगा, हार्ट में वल्व है, ट्राइकस्पिड वल्व, बाइकस्पिड, भले वल्व का नाम अलग हो सकता है अलग अलग मतलब ग्रुप ऑफ एनिमल्स के अंदर में, लेकिन वल्व सभी के हार्ट में होगा। ठीक है ना, तो मेरे कहने का मतलब है कि स्ट्रक्चरल होमोलॉजी जो देखने को मिल रहा है सब है, देखो सभी ऑर्गेनिज्म में सभी सेम ऑर्गन मतलब हार्ट अलग अलग वर्टिब्रेट्स में क्या है, एक जैसा है। उसका होमोलॉजी, स्ट्रक्चरल होमोलॉजी एक जैसा है। सब में ब्लड रिसीव हो रहा है, सब में वेंट्रिकल पंप कर रहा है ब्लड को, सभी में क्या ऑरिकल वेंट्रिकल है। ठीक है ना, सभी में क्या है तुम्हारा वल्व्स है। तो ये बात ये लाइन कह रहा है, याद रखना। एनसीईआरटी में सिर्फ एक ऐसे लाइन लिख कर छोड़ दिया है और कोई एक्सप्लेनेशन नहीं, कोई एग्जाम्पल नहीं है। फिर यहाँ पे बोल रहा है ब्रेन का। अब तुम जितने भी वर्टिब्रेट्स है अलग अलग वर्टिब्रेट्स के अंदर में ब्रेन का, ठीक है, ब्रेन के स्ट्रक्चर का जो डिवीजन होगा, बेसिक स्ट्रक्चर का जो डिवीजन होगा वो सेम होगा। ब्रेन का जो बेसिक स्ट्रक्चर का जो डिवीजन है वो सेम होगा, मतलब फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन सभी में होगा। ठीक है ना, अब एरिया जो है वो आगे पीछे कुछ इधर उधर हो सकता है, लेकिन सब में एक जैसा है। तो ये बात कह रहा है कि भाई स्ट्रक्चरल होमोलॉजी जो है वो सीन इन द वर्टिब्रेट्स एंड हार्ट एंड ब्रेन, ये ध्यान रखना है। अच्छा, अब होमोलॉजी यानी होमोलॉजी इन ऑर्गन्स, ऑर्गन में जो होमोलॉजी यानी जो सिमिलैरिटी है, एक जैसे जो ऑर्गन्स है, ठीक है ना, एक ही ऑर्गन अलग अलग ऑर्गेनिज्म में एक जैसा है। ये क्यों है, कि बिकॉज ऑफ, देखो लिखा हुआ है इंडिकेट कॉमन एंसेस्टरी। क्लियर बात समझ में आ गया, क्लियर है। अच्छा, फिर यहाँ पे एक पॉइंट लिखा हुआ है, इट इज बेस्ड ऑन डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, ठीक है ना, विच लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ होमोलोगस ऑर्गन। ठीक है ना, एंड इन अ डाइवर्जेंट इवोल्यूशन ए सेम बेसिक ऑर्गन गेट्स स्पेशलाइज्ड,
मतलब वही बात हो रहा है कि भाई एक सिंगल कॉमन एंसेस्टर से जब अलग अलग तरह के नए नए ऑर्गेनिज्म या स्पेसिस इवॉल्व होते हैं, बनते हैं, क्योंकि उन्हें अलग अलग तरह के इन्वायरमेंट में खुद को अडाप्ट करना होता है, ठीक है ना। तो भले इनका जो ऑर्गन का जो बेसिक स्ट्रक्चर है, ठीक है ना, वो भले ही सेम है, लेकिन वो सेम बेसिक स्ट्रक्चर जो ऑर्गन का, याद रखना है, वो स्पेशलाइज्ड हो जाते हैं टू परफॉर्म द स्पेसिफिक फंक्शन इन ऑर्डर टू अडाप्ट डिफरेंट इन्वायरमेंटल कंडीशन। अलग अलग इन्वायरमेंटल कंडीशन में वो जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है वो कहीं ना कहीं क्या होता है, उनका जो फंक्शन होता है वो तुम्हारा कैसा होता है, वो कहीं ना कहीं स्पेसिफिक हो जाता है। भले वो देखने में एक जैसा है, होमोलॉजी सेम है उनका, लेकिन काम अलग अलग हो गया क्योंकि उनको अलग अलग हैबिटेट में अडाप्ट करना था। ठीक है, बात समझ में आए? तो ये कह रहा है तुम्हारा, याद रखना है, होमोलोगस ऑर्गन का मतलब, ठीक है ना, पूरा बता दिया। इसमें जो भी कुछ था सभी बता दिए, कुछ बचा नहीं है इसके अंदर में, ठीक है ना। और भी कुछ ऐसे एग्जांपल दिया हुआ, याद रखना है, कि जो होमोलोगस ऑर्गन का एग्जांपल दिया हुआ, जैसे कि तुम्हारा जो थॉर्न है, ठीक है ना, थॉर्न है, और टेंड्रिल्स है। प्लांट्स में एक एग्जांपल दिया हुआ है, एनिमल में तुम लोग पढ़ चुके हैं, जैसे देखो ये प्लांट में दिखाया गया है। तो थॉर्न किसको बोले, जो कांटा होता है। देखो ये प्लांट में देखो कांटा जैसा स्ट्रक्चर दिखाया है, ठीक है ना, इसको थॉर्न बोल रहे हैं। और ये वाला जो तुम देख रहे हो ये टेंड्रिल है, जो प्लांट को, है ना, जो प्लांट को ऊपर चढ़ने में सपोर्ट करता है। भाई टेंड्रिल ऐसे भी प्लांट्स में देखने को मिलते हैं जिन प्लांट का जो स्टेम होता है वो वीक होता है, ठीक है ना, मतलब वो प्लांट का जो स्टेम होता है वो इरेक्ट नहीं रहता, सीधा नहीं रहता है, उसको किसी का सहारा चाहिए, सपोर्ट चाहिए, एंड उसी सपोर्ट की मदद से वो प्लांट के ऊपर क्या होता है, ये प्लांट ग्रो करता है ऊपर की तरफ। तो ये टेंड्रिल को अगर तुम कोई सपोर्ट दे दोगे तो ये टेंड्रिल उस सपोर्ट को पकड़ लेगा और प्लांट को ऊपर, ठीक है, ऊपर की तरफ ग्रो करने में मदद करेगा। अब अगर तुम ध्यान से देखोगे तो दोनों का ओरिजिन सेम है भाई, टेंड्रिल और थॉर्न दोनों का दोनों कहां से बन रहा है, एक्सिलरी बर्ड से ही बनता है। यहीं पे तुम्हारा एक्सिलरी बर्ड होता है, याद रखना, यहीं पे तुम्हारा क्या होता है, एक्सिलरी बर्ड होता है। तो यहीं पे तुम्हारा एक्सिलरी बर्ड है, इसी एक्सिलरी बर्ड से थॉर्न बन रहा है, और इसी एक्सिलरी बर्ड से देखो यहाँ पे टेंड्रिल बन रहा है। तो दोनों का ओरिजिन सेम है लेकिन काम अलग अलग है, ठीक है ना, दोनों का काम क्या है, अलग अलग है, ठीक है ना। तो फंक्शन क्या हो गया, डिफरेंट हो गया। ओरिजिन सेम है, फंक्शन डिफरेंट हो गया, मतलब क्या हो गया, तुम्हारा होमोलोगस ऑर्गन है। अगर हमारा तुमको एग्जांपल देके बोलता है कि बोगेनविलिया और कुकुरबिटा जो अलग अलग स्पीसीज है, इनके अंदर में जो थॉर्न और टेंड्रिल्स जो मॉडिफाई हुए एक्सिलरी बर्ड से आर द एग्जांपल ऑफ होमोलोगस ऑर्गन, एनालोगस ऑर्गन, या कोई भी जो उसमें कोई ऑप्शन दिया है, बोथ ए एंड बी या डी में नन ऑफ दिया, कुछ भी दिया तो तुम याद रखना होमोलोगस ऑर्गन, ठीक है। बस यहाँ पे वही दिया हुआ है, ठीक है ना। अब हम यहाँ पे बात करते क्या, अब यहाँ पे बात करते हैं एनालोगस ऑर्गन का, ठीक है ना, एनालोगस ऑर्गन का। ठीक है, देखो एनालोगस ऑर्गन का मतलब क्या होता है। एनालोगस ऑर्गन का मतलब होता है, एनालोगस ऑर्गन आर डिफरेंट इन देयर बेसिक स्ट्रक्चर। एनालोगस ऑर्गन का अगर तुम स्ट्रक्चर देखोगे, ठीक है ना, ऑर्गन का ऐसा ऑर्गन जिनका जो बेसिक स्ट्रक्चर होगा एंड उसका जो ओरिजिन होगा, ओरिजिन मतलब उसका जो डेवलपमेंट ओरिजिन है, कहाँ से वो डेवलप होकर के आया है, उसका जो डेवलपमेंट ओरिजिन है और उसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है, याद रखना वो डिफरेंट होगा। उल्टा हो रहा है यहाँ पे। वहाँ पे क्या था, ओरिजिन स्ट्रक्चर क्या था, सेम था, फंक्शन डिफरेंट था उस ऑर्गन का। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ठीक उसका उल्टा हो रहा है कि जो ऑर्गन होंगे यहाँ पे एनालोगस ऑर्गन, ठीक है ना, इनका जो बेसिक स्ट्रक्चर होगा और जो डेवलपमेंटल ओरिजिन होगा वो कैसा होगा, याद रखना है, डिफरेंट होगा। यानी अलग अलग एंसेस्टर से ये लोग इवॉल्व करेगा, ठीक है ना। बट ये अपीयर, ये कैसा दिखेगा, सेम दिखेगा, एंड परफॉर्म करेगा क्या, सिमिलर फंक्शन। ये देखने में सेम होगा और इसका काम कैसा होगा, सेम होगा। इसका काम कैसा होगा, एक जैसा होगा। एनालॉगस का मतलब होता है कि भाई जिसका फंक्शन सिमिलर हो, ठीक है ना। जैसे कि देखो लिखा हुआ है यहाँ पे, विंग्स ऑफ बटरफ्लाई एंड बर्ड्स। विंग्स ऑफ बटरफ्लाई एंड बर्ड्स मतलब बटरफ्लाई और बर्ड्स, इन दोनों का अगर तुम विंग्स को देखोगे, पंख को देखोगे, तो दोनों में जो विंग्स होते हैं, ठीक है ना, ये हवा में उड़ने के लिए काम आता है। भाई इन दोनों को उड़ना था, इन दोनों को हवा में रहना था और हवा में एयर में उड़ना था। भाई इन दोनों ने कहीं ना कहीं अपने विंग्स का इस्तेमाल उड़ने में किया, ठीक है ना। तो तुम अगर ध्यान से देखोगे तो स्ट्रक्चर अलग अलग है। भाई बटरफ्लाई क्या है, इंसेक्ट है, आर्थ्रोपोडा फाइलम से, इसका ओरिजिन अलग है। बर्ड्स जो है वो क्या है, बर्ड्स जो एक एविस जो क्लास है बर्ड्स का, वहां से इवॉल्व होकर के आया है। तो कहीं ना कहीं दोनों का ओरिजिन अलग है, लेकिन दोनों का फेदर अगर तुम देखोगे तो लगभग देखने में एक जैसा ही लगता है, बहुत हद तक सिमिलर तो नहीं है, लेकिन पंख देखने में लगता है भाई ये भी फेदर है, ये भी फेदर है। फेदर देख के पता चल जाएगा भाई ये फेदर उड़ने का काम आता है, ठीक है ना। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि भाई ये बटरफ्लाई और बर्ड्स, याद रखना, इनका अगर तुम फेदर देखोगे तो इनके फेदर को बनाने वाला यहाँ पे कौन है, काइटिन है। इनका फेदर किससे बना हुआ है, काइटिन से बना हुआ है। और बर्ड्स का जो फेदर है वो किसमें, इसमें क्या है, तुमको बोन्स मिलेगा, मसल्स मिलेगा, ठीक है ना। तो इसका जो कंपोजिशन है, इसके कंपोजिशन से, ठीक है, बटरफ्लाई के विंग से कंपोजिशन एकदम डिफरेंट है।
आर बात में, तो ये बात अलग है। लेकिन हाँ, अब तुम बोलोगे दोनों का फंक्शन एक जैसा क्यों हो गया? भाई दोनों को सेम हैबिटेट में रहना था, दोनों का हैबिटेट सेम था, जरूरत सेम था, ठीक है ना, एक ही तरह के हैबिटेट में खुद को अडाप्ट करना था, इसलिए उन ऑर्गन का काम एक जैसा हो गया, इसलिए दोनों में पंख का काम उड़ने में आ गया, ठीक है ना, दोनों में पंख का जो फंक्शंस है वो उड़ने में हो रहा है, ठीक है ना। तो याद रखना ये बात, विंग्स ऑफ बटरफ्लाई एंड बर्ड, ये बेस्ट एग्जांपल है। इसमें हम बोल्ड किए ब्लैक से, बाकी ब्लू से, इसका मतलब है ये एग्जांपल ज़्यादा मोस्ट कॉमन पूछा जाता है। आईज ऑफ ऑक्टोपस एंड मैमल्स, मैमल्स और ऑक्टोपस के जो आई है, याद रखना ओरिजिन और स्ट्रक्चर इनका अलग अलग है। ये जो ऑक्टोपस है ये तुम्हारा मोलास्का वाला ग्रुप से है, ये मैमल्स वाला ग्रुप है, ठीक है ना। वर्टिब्रेट्स में ये दोनों का ओरिजिन अलग अलग है, लेकिन दोनों में आई का यूज एक ही होता है। फ्लीपर ऑफ द पेंगुइन, ठीक है, पेंगुइन जो कि फ्लाइटलेस बर्ड है, ठीक है ना, ये उड़ता नहीं है, ठीक है ना, फ्लाइटलेस बर्ड है, ये भी तुम्हारा एक तरह का मैमल्स है, और डॉल्फिन भी जो याद रखना मैमल्स है, ठीक है ना। तो दोनों का अगर तुम देखोगे तो ओरिजिन एंड स्ट्रक्चर क्या है, अलग अलग है, लेकिन दोनों में जो फ्लिपर्स है, मतलब पेंगुइन में फ्लिपर्स तैरने का हमारा, डॉल्फिन में फ्लिपर्स जो कि मैमल्स है ये भी तैरने का हमारा पानी में, तो काम एक जैसा हो गया। स्वीट पोटैटो का बात करोगे तो भाई ये एक रूट मॉडिफिकेशन है। स्वीट पोटैटो जो है याद रखना ये तुम्हारा एक रूट का मॉडिफिकेशन है, कौन सा, एडवेंटिशियस रूट का। और यहाँ पे जो पोटैटो है ये एक मॉडिफाइड स्टेम है, अंडरग्राउंड मॉडिफाइड स्टेम है। तो दोनों का ओरिजिन अलग अलग है, लेकिन दोनों का यूज क्या है भाई, दोनों खाने का काम आता है, एडिबल है, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं इस्तेमाल एक जैसा ही हो रहा है, फंक्शन काम एक ही जैसा है दोनों का, लेकिन उसका जो स्ट्रक्चर है एंड डेवलपमेंटल ओरिजिन है वो क्या है तुम्हारा यहाँ पे डिफरेंट है। इसको बोलते हैं एनालॉगस ऑर्गन। और एनालॉगस ऑर्गन क्या करता है, ये कन्वर्जेंट इवोल्यूशन को शो करता है। कन्वर्जेंट का मतलब होता है कि अलग अलग, जैसे मान लो अगर हम बात करेंगे ह्यूमन का, अगर बात करें जैसे मान लो बटरफ्लाई की बात करें, मान लो ये बटरफ्लाई है, यहाँ पे मान लो क्या है, ये बर्ड्स है, ठीक है ना, यहीं पे मान लो क्या है, पेंगुइन है, ये भी मान लो क्या है, डॉल्फिन है, ये भी मान लो कोई दूसरा फ्लाइटलेट्स बर्ड है, जैसे पेंगुइन की बात, कोई भी बर्ड है। अब ये सब अलग अलग एंसेस्टर से इवॉल्व हो क्या है, इसका एंसेस्टर कोई और है, इसका एंसेस्टर कोई और है, इसका एंसेस्टर कोई और है, ये किसी और से आया है, ये किसी और से है, सब अलग अलग एंसेस्टर से है। लेकिन कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं इनका हैबिटेट सेम हो रहा है, ठीक है ना, इनका हैबिटेट सेम है। अगर बात करते हैं, ये मान लो अगर ये पेंगुइन है और ये मान लो कैसा डॉल्फिन है, तो ये देखो एक जगह पे आ रहा है कि हैबिटेट में आ रहा है, ये भी एक हैबिटेट में आ रहा है। ऐसे ही कुछ और भी ऑर्गेनिज्म हो सकता है इसका हैबिटेट सेम हो गया। यहाँ पे 2 ही एग्जांपल दे रखा है, हो सकता है 4-5 ऐसे ऑर्गेनिजम्स है जिनका भले काम अलग, ओरिजिनल स्ट्रक्चर अलग अलग ऑर्गन का, लेकिन फंक्शन एक जैसा, हैबिटेट सेम है, तो देखो सब एक जगह पे आ रहा है। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कन्वर्ज होना एक जगह पे, यानी कहीं ना कहीं एनालॉगस ऑर्गन जो है ये कन्वर्जेंट इवोल्यूशन शो करता है। इनका ओरिजिन एंड डेवलपमेंट याद रखना अलग अलग, एंसेस्टर अलग है, कॉमन पूर्वज नहीं इनका। तो मेरे कहने का मतलब है इस अर्थ पे जो अलग अलग तरह के प्लांट्स हैं, अलग अलग तरह के जो एनिमल्स हैं, जो डाइवर्सिफाइड ऑर्गेनिजम्स का जो एक पूरा का पूरा ग्रुप है, जो तरह तरह के एनिमल्स प्लांट्स मिल रहे हैं इस अर्थ पे, अगर हम उनके एंसेस्टर को देखें कि भाई कौन किसका एंसेस्टर है, कौन किससे इवॉल्व होकर क्या है, ठीक है, इसका जो क्लू मिलता है हमको, एक आइडिया मिलता है कि भाई ये ऑर्गेनिजम्स का सिमिलरिटी इनके साथ है, तो कहीं ना कहीं इनके एंसेस्टर और इनके एंसेस्टर सेम है, ठीक है ना, या वो इन्हीं से इवॉल्व होकर क्या है, समझ में आना। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम जैसे अपने डीएनए को देखें, ठीक है ना, अगर हम अपने जीन को देखें, तो मेरा जो डीएनए है, मेरा जो जीन है, उसका अगर हम बायोकेमिकल स्टडी करें, तो कहीं ना कहीं इस डीएनए को स्टडी करने के बाद, है ना, इसके केमिकल बायोकेमिकल स्टडी करने के बाद पता चलेगा कि भाई ये जो डीएनए है ये किस ऑर्गेनिजम्स के डीएनए से सिमिलर है, ठीक है ना। मेरा जो डीएनए है वो कौन से ऑर्गेनिज्म के डीएनए से सिमिलर, कौन से ऑर्गेनिज्म के जीन से सिमिलरिटी है मेरे डीएनए का, मेरे जीन का, तो बोलेंगे चिंपैंजी, ठीक है ना। तो जब चिंपैंजी के डीएनए का या इनसे उन जीन से उन डीएनए से बनने वाले जो प्रोटीन्स है, और फिर उसी जीन्स का याद रखना इंसान के अंदर में जब बायोकेमिकल स्टडी किया गया, एनालाइज किया गया, तो पता चला कि भाई मेरा डीएनए जो है वो बहुत हद तक करीब है चिंपैंजी के डीएनए से और जीन से, अरबासे में। तो इससे हमको एक क्लू मिलता है, एक आइडिया मिलता है कि भाई मेरा सिमिलरिटी किन ऑर्गेनिज्म के साथ है, और हमारा पूर्वज कौन है, हमारा एंसेस्टर कौन है, और बाकी मेरा जिसके साथ सिमिलरिटी है ना, और उसके पूर्वज कौन है। तो एंसेस्टर, ये एंसेस्ट्री का पता चलता है, ठीक है ना, जब भी हम क्या करते हैं, बायोकेमिकल जब कोई स्टडी करते हैं तो, ठीक है ना। वही चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है कि इन द सेम लाइन ऑफ द आर्गुमेंट सिमिलरिटी इन प्रोटीन्स एंड जीन्स परफॉर्मिंग ए गिवन फंक्शन अमंग द डाइवर्स ऑर्गेनिजम्स, ठीक है ना। क्लूज मतलब इससे हमको एक आइडिया मिलता है टू कॉमन एंसेस्ट्री, मैं मेरा एंसेस्ट्री और उसका एंसेस्ट्री कहाँ से, हम कहाँ से इवॉल्व हुए हैं, कुछ पता चला कि जहाँ से जीन का सिमिलरिटी मिल रहा है, ये जीन मतलब हम लोग कोई एक कॉमन एंसेस्टर है, उसी तरह का ऑर्गेनिज्म हम इवॉल्व करके आया है, ठीक है ना। तो ये चीज़ हमको बायोकेमिकल स्टडी से पता चलता है, ठीक है ना। और ऐसा क्यों होता है कि भाई हम लोग मेरा इवोल्यूशन और बाकी जितने भी ऑर्गेनिज्म के जो इवोल्यूशंस है वो सेम है,
क्योंकि कहीं ना कहीं कॉमन एंसेस्टर है, तुम अपने अपने कैरेक्टर को शेयर भी कर रहे हैं। हम, मेरे अंदर में वो जीन है, उसी उसके अंदर मेरे अंदर जो जीन है वैसे ही जीन किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर में भी है, वैसे ही प्रोटीन बन रहा है। तो मेरा कैरेक्टर उसका कैरेक्टर में कुछ ना कुछ सिमिलरिटी है। मतलब हम अपने कैरेक्टर को, जो भी डाइवर्स ऑर्गेनिजम्स हैं वो आपस में कहीं ना कहीं क्या कर रहे हैं, अपने जीन को, अपने कैरेक्टर को उस प्रोटीन के कारण से वो कहीं ना कहीं शेयर करें एक दूसरे के साथ से, जिससे हमको पता चलता है उसके एंसेस्ट्री का। ठीक है ना। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है कि भाई मैन हैज ब्रीड सिलेक्टेड प्लांट्स एंड एनिमल्स फॉर एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, मैन हैज डोमेस्टिकेटेड मेनी वाइल्ड एनिमल एंड क्रॉप। अब ह्यूमन ने क्या किया, ह्यूमन ने अगर बात करें तो प्लांट से, एनिमल से, ठीक है ना, जो डिजायर्ड ट्रेट्स है, ठीक है ना, जो इंपॉर्टेंट ट्रेट्स है, यूजफुल ट्रेट्स है, जो ह्यूमन के बेनिफिशियल है, ठीक है ना, तो यूजफुल वाले ट्रेट्स का उन्होंने सिलेक्शन किया, उन्होंने चूज किया, उसको सेलेक्ट किया प्लांट से, एनिमल से, और उसका आपस में क्रॉस ब्रीडिंग कराया, हाइब्रिडाइजेशन कराया, ठीक है ना। और इससे कहीं ना कहीं ह्यूमन को बेनिफिट मिला। जैसे अगर बात कर रहे हैं कि कुछ जैसे कि ज़्यादा ईल्ड वाला वीट हो गया, ठीक है, ज़्यादा ईल्ड वाला जिसका प्रोडक्शन रेट ज़्यादा है, राइस का हो गया, ठीक है ना। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो अच्छे क्वालिटी का कोई जानवर, जैसे ज़्यादा कोई मतलब मिल्क दे प्रोड्यूस करने वाली काऊ, ठीक है ना, क्वालिटी मिल्क, ये सब कुछ एक अच्छा क्वालिटी का फ्रूट्स, फ्लावर वाला जो ट्रेट है उस प्लांट्स के अंदर में, उसको सिलेक्ट करके आपस में कहीं ना कहीं हमने उसका ब्रीड कराया है ना, क्रॉस ब्रीडिंग कराया, जो कि ह्यूमन के लिए यूजफुल होगा। फिर यहाँ पे एक चीज़ और लिखा हुआ है कि भाई यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे जो अलग अलग तरह के ऑर्गेनिजम्स का, ठीक है, अलग अलग स्पीसीज का जब हम यहाँ पे क्रॉस ब्रीडिंग करा रहे हैं, हाइब्रिडाइजेशन करा रहे हैं, ठीक है, किसके अंदर करा रहे हैं, इंटेंसिव ब्रीडिंग प्रोग्राम के अंदर में, जहाँ पे हम दो अलग अलग स्पीसीज का आपस में क्या कर रहे हैं, यहाँ पे उसका क्रॉस करा रहे हैं, ब्रीड करा रहे हैं, सेम स्पीसीज के बीच में, ठीक है ना, सेम स्पीसीज डिफरेंट जेनरा के बीच में, ठीक है ना, अलग अलग स्पीसीज ऑफ डिफरेंट जेनरा के बीच में, है ना, ये सब कुछ। तो हम इंसान ने ऐसे ऐसे करके कहीं ना कहीं आर्टिफिशियली, है ना, हाइब्रिडाइजेशन से कहीं ना कहीं उन्होंने बहुत सारे ऐसे ब्रीड बनाया, बहुत सारे ऐसे नस्ल्स बनाया, डॉग का बनाया, जानवर का बनाया, प्लांट्स का बनाया, एनिमल्स का बनाया। जब कोई इंसान, मतलब सैकड़ों वर्षों में, यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है, जब कोई इंसान 100 सालों में इतना सारा ब्रीड्स बना सकता है प्लांट्स का, एनिमल्स का, तो नेचर ऐसा नहीं कर सकता है। तो सोचो नेचर लाखों सालों में कितना सारा स्पीसीज प्लांट्स का, एनिमल्स का बनाया होगा, ठीक है ना, और कितने सारे मतलब काफी सारे स्पीसीज जो है वो बने भी होंगे और साथ के साथ वो एक्सटिंक्ट भी हो गए होंगे, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे लिखा हुआ है कि भाई जो हाइब्रिडाइजेशन है, ठीक है ना, उसको नेचर ही सिलेक्ट करता है, ठीक है, नेचर उस हाइब्रिडाइजेशन को सिलेक्ट करे, ठीक है ना, और नया कोई ब्रीड बने, ठीक है ना। ये कोई जरूरी नहीं है, कभी कभी नेचर उसको सिलेक्ट नहीं भी करता है, नेचुरली उसमें हाइब्रिडाइजेशन नहीं भी हो सकता है, ठीक है, नेचर उसको डिसलेक्ट भी कर सकता है, ठीक है ना। तो हाइब्रिडाइजेशन हम लोग आर्टिफिशियल भी करा सकते हैं, नेचुरल भी करा सकते हैं, नेचर में अपने आप भी होता है, ठीक है ना, लेकिन आर्टिफिशियल ज़्यादा होता है, ठीक है ना, ये चीज़ है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि भाई डिफरेंट एज रॉक, यानी अगर तुम देखोगे तो अलग अलग एज का जो रॉक है, ठीक है ना, अलग अलग एज का जो रॉक है, मतलब रॉक का अगर तुम एज देखोगे, ये रॉक इतना पुराना है, ये चट्टान इतना पुराना है, ये चट्टान इतना पुराना है, यानी डिफरेंट एज के जो रॉक है, ठीक है ना, उसमें क्या है, उसमें फॉसिल्स है, उसमें क्या है, फॉसिल्स है, जो प्रिजर्व मटेरियल है एनिमल्स का, प्लांट्स का, अलग अलग लाइफ फॉर्म का, ठीक है ना। और कहीं ना कहीं अगर तुम देखोगे तो ये जो तुमको फॉसिल्स मिल रहे हैं जो रॉक के अंदर में, चट्टानों के अंदर में, ठीक है ना, मतलब याद रखना है, जो फॉसिल्स जितना ज़्यादा पुराना होगा, जितना ओल्ड फॉसिल्स होगा, ठीक है ना, मतलब वो फॉसिल्स उस सेडिमेंट्री रॉक के उतनी ही डीप लेयर में मिलेगा, उतनी ही ज़्यादा अंदर की तरफ मिलेगा, ठीक है ना। तो कहने का मतलब है आज भी ऐसे कई सारे जानवरों का, प्लांट्स का, एनिमल्स का जो फॉसिल मिल रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि ये लोग उस समय पे मरे होंगे जब ये फॉसिल्स, जब ये सेडिमेंट्री रॉक बन रहा होगा, जब सेडिमेंटेशन हो रहा होगा, जब ये चट्टानें बन रही होंगी, तो उस समय पे ये लोग मरे होंगे और फाइनली उसमें ही वो चट्टान में बनने के दौरान ये लोग उसी में दब गया। और जब हम आज के टाइम में जब हम खुदाई कर रहे हैं, है ना, तो उसमें हमको क्या मिल रहा है, अलग अलग प्लांट्स के, अलग अलग स्पीसीज के प्लांट्स हो चाहे एनिमल्स, उसका हमको फॉसिल्स मिल रहा है, ठीक है ना। तो ये जो तुम देख रहे हो डायनासोर को तो कोई देखा नहीं है, डायनासोर को कोई नहीं देखा, ये तो एक्सटिंक्ट स्पीसीज है, लेकिन कहीं ना कहीं आज हमको इसका फॉसिल्स मिल रहा है, जो एक तरह का एविडेंस है, ठीक है ना, कि पहले ये ऑर्गेनिजम्स, ये स्पीसीज रहा होगा, ठीक है, अर्थ पे धीरे धीरे क्या हो गया, अर्थ का क्लाइमेटिक फैक्टर, अर्थ का क्लाइमेटिक कंडीशंस धीरे धीरे अनफेवरेबल हुआ उसके लिए, और धीरे धीरे ये ऑर्गेनिज्म जो है वो एक्सटिंक्ट हो गया, ठीक है ना। और आज हमको इसका क्या मिल रहा है, फॉसिल्स मिल रहा है, ठीक है ना। इसी तरीके से यहाँ पे अगर तुम देखोगे तो आर्कियोप्टेरिक्स जो है ये क्या है, इसे लिंक है, ये कनेक्टिंग लिंक माना जाता है, किसके बीच का, रेप्टाइल्स और बर्ड्स के बीच का, यानी बर्ड्स और रेप्टाइल्स का जो फीचर्स है, दोनों के बीच का जो फीचर्स है, यानी इसका कुछ फीचर ये तुमको आर्कियोप्टेरिक्स से मिलेगा, बर्ड्स का भी कुछ फीचर तुमको आर्कियोप्टेरिक्स में मिलेगा, यानी दोनों के बीच का जो कनेक्टिंग लिंक है वो कौन है, तुम्हारा आर्कियोप्टेरिक्स है, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द एग्जिस्टेंस ऑफ टीथ, मतलब उसमें जो आर्कियोप्टेरिक्स, जो ये जो ऑर्गेनिजम्स है, इसमें दांत होता है, टीथ है इसमें, एंड टेल भी है,
ठीक है ना। तो टीथ और टेल का रहना आर्कियोप्टेरिक्स में ये क्या इंडिकेट कर रहा है, रेप्टिलियन फीचर्स, ठीक है ना। रेप्टाइल्स में क्या है, टेल होता है, उसमें टीथ होता है, तो रेप्टिलियन फीचर्स है। बट प्रेजेंस ऑफ विंग्स, ठीक है ना, और बिग, ये इस बात का इंडिकेशन है कि भाई ये क्या है, एवियन फीचर्स, यानी ये बर्ड्स के जैसे भी कुछ फीचर्स को रख रहा है। तो याद रखना इसमें बर्ड्स और रेप्टिलियन दोनों तरह के फीचर्स देखने को मिलता है, इसलिए हम लोग आर्कियोप्टेरिक्स को बर्ड्स और रेप्टाइल्स के बीच का कनेक्टिंग लिंक मानते हैं, यानी दोनों के बीच का ये कहीं ना कहीं कनेक्टिंग लिंक है, ठीक है ना। अब फिर हम क्या कर रहे हैं, जब हम अलग अलग यानी डिफरेंट, ठीक है ना, जो अलग अलग जो फॉसिल्स है, ठीक है ना, जब अलग अलग सेडिमेंट्री लेयर्स बोल सकते हो, अलग अलग सेडिमेंट्री लेयर्स को जब हम स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, तो पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं इस अर्थ पे कहीं ना कोई ऐसा लाइफ फॉर्म रहा होगा जो आज के समय में नहीं है, ठीक है ना। और वो जो लाइफ फॉर्म है, वो लाइफ फॉर्म आज से कितना साल पहले रहा होगा, ये इसका एविडेंस तुमको कैसे पता चलता है, जब तुम उसका कहीं ना कहीं एज कैलकुलेट करते हो कार्बन डेटिंग से। तो कार्बन डेटिंग से पता चल जाता है कि वो ऑर्गेनिज्म इस अर्थ पे कितने टाइम पहले रहा होगा, ठीक है ना, ये सब कुछ पता चलता है। तो स्टडी ऑफ द फॉसिल्स इज डिफरेंट सेडिमेंट्री लेयर, अलग अलग लेयर्स में जब तुम फॉसिल्स का स्टडी कर रहे हो, ठीक है ना, वो क्या इंडिकेट करता है, वो इंडिकेट करता है जियोलॉजिकल पीरियड, यानी वो अर्थ के किस जियोलॉजिकल पीरियड में वो ऑर्गेनिजम्स एग्जिस्ट कर रहे होंगे, ठीक है ना, ये सब चीज पता चलता है। हेंस यहाँ पे लिखा हुआ न्यू फॉर्म ऑफ लाइफ हैव अराइजन एट द डिफरेंट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ अर्थ, यानी तुम अगर अर्थ के इवोल्यूशनरी हिस्ट्री को अगर देखोगे, अगर तुम अर्थ के इवोल्यूशनरी स्टडी को देखोगे तो अर्थ पे अलग अलग टाइम पे अलग अलग समय पे नए नए मतलब लाइफ फॉर्म एग्जिस्ट किए थे, ठीक है ना, नए नए लाइफ फॉर्म आए, नए नए ऑर्गेनिजम्स आए, और धीरे धीरे समय के हिसाब से इन्वायरमेंट बदलता गया, जो बदलते हुए इन्वायरमेंट के साथ खुद को अडाप्ट किया वो एग्जिस्ट कर गया, आगे चल के आज भी मिल रहा है, और जो अडाप्ट नहीं कर पाया वो धीरे धीरे खत्म हो गया, और वो तुम्हारे चट्टान के अंदर में दबे हुए आज फॉसिल्स के फॉर्म में तुमको मिलता है, ठीक है ना। और इसी चीज को बोलते हैं, जो तुमको मिल रहा है फॉसिल्स, उसको तुम बोलते हो फॉसिल एविडेंस, ठीक है ना। इसी को बोलते हो पेलियोन्टोलॉजिकल एविडेंस बोलते हैं, ठीक है ना। इसको तुम बोल देते हो क्या, पेलियोन्टोलॉजिकल एविडेंस बोलते हो या फॉसिल एविडेंस बोलते हैं। बहुत तेज बोल रहे हैं तभी हम इसको रिपीट बोल नहीं सकते हैं, ठीक है ना, पूरा निकल जाएगा दिमाग से, ठीक है। अब सुनो, अब होता क्या है कि मेरे पास जो टेक्निक है, जो तरीका है, जहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, जहाँ पे हम लोग किसी फॉसिल्स के एज को कैलकुलेट करते हैं, उसको कैलकुलेट करने के बाद मेरे पास तरीका क्या है। तो फॉसिल का एज कैसे कैलकुलेट करते हो, मान लो तुमको कोई फॉसिल्स मिला, कैसे पता चलेगा ये कितना साल पुराना फॉसिल्स है, ठीक है ना। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए क्या करते हो, देखो यहाँ पे मेरे पास टेक्निक है कार्बन डेटिंग टेक्निक। कार्बन डेटिंग टेक्निक में तुम क्या करते हो, सबसे पहले हमको किसी मालूम होना चाहिए कि भाई कार्बन के दो आइसोटॉप्स होते हैं, C12 एंड C14। और एक बात हमेशा याद रखना, ये जो तुम्हारा C12 होता है ये स्टेबल होता है। स्टेबल मतलब जितना है उतना ही रहेगा, जब तक ऑर्गेनिज्म जिंदा है उसमें भी कार्बन का 12 फॉर्म जो है याद रखना उतना ही रहेगा, और मरने के बाद भी उतना ही रहेगा, ठीक है ना, मरने कई सालों के बाद भी उतना ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। यानी C12 जो होता है याद रखना ये तुम्हारा स्टेबल होता है। लेकिन ये जो तुम्हारा रेडियो आइसोटॉप्स है C14, याद रखना ये जो है ये टाइम के हिसाब से बदलता है, यानी ये कम होता चला जाता है। यानी फॉसिल्स जैसे जैसे पुराना होता जाएगा वैसे वैसे कार्बन 14 जो रेडियो आइसोटॉप्स है उस ऑर्गेनिजम्स के अंदर में, डेड ऑर्गेनिजम्स के अंदर में, वो धीरे धीरे कम होता चला जाएगा, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि वही चीज लिखा हुआ है कि भाई C14 का जो हाफ लाइफ होता है याद रखना वो 5730 ईयर्स होता है, यानी हर 5730 साल के बाद, ठीक है ना, हर 5730 साल के बाद क्या हो जाएगा, ये जो C14 है रेडियो आइसोटॉप्स ये हाफ हो जाएगा। अगर मान लो हमको कोई फॉसिल्स मिला, अगर मान लो उसमें कोई फॉसिल्स मिला, मान लो हम ऐसा मान लिए समझने के लिए, उसमें C14 कितना है 100 ग्राम है, ठीक है ना, C14 कितना है 100 ग्राम है, यानी 100 ग्राम C14 है। लेकिन मान लो जो हमको फॉसिल्स मिला है, होना चाहिए एक्चुअल में इतना, जब वो ऑर्गेनिज्म जिंदा रहा हो तो उसमें इतना रहा होगा, लेकिन जब वो ऑर्गेनिज्म मर गया, मरने के बाद देखा गया, जब पता किया तो भाई उसके अंदर में जो मतलब C14 मिला वो कितना मिला 25 ग्राम मिला। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब धीरे धीरे उसमें क्या हुआ C14 कम हुआ। तो पहले 100 रहा होगा तो मान लो उसमें क्या हो रहा होगा, उसमें 5730 साल के बाद आधा हुआ होगा यानी 50 ग्राम, फिर 5730 साल के बाद क्या हो गया, फिर आधा, यानी 50 का आधा 25, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं 5730, ठीक है ना, 5730 साल के बाद, यानी ये जो हाफ लाइफ के बाद C14 आधा हो गया, यानी अगर वो 100 रहा होगा 100 से आगे हो गया, यहाँ पे 50 हो गया, ठीक है। फिर 5730 साल के बाद क्या होगा और 50% कम हो जाएगा, फिर वो क्या हो जाएगा, फिर से ये वाला टाइम ऐड करोगे, जब इनको जोड़ोगे तो फाइनली आएगा तुम्हारा क्या 11460, 11460। ये जो टाइम आएगा ये तुम्हारा एज ऑफ फॉसिल्स कैलकुलेट होगा, यानी ये फॉसिल्स का क्या हो गया एज हो गया, ठीक है ना। यानी जो फॉसिल्स है वो याद रखना 11460 साल पुराना फॉसिल्स है आराबासी में। तो ये फॉसिल्स का एज कैलकुलेट करते हैं हम लोग बाय मींस ऑफ कार्बन डेटिंग टेक्निक। ऐसे तो और भी बहुत सारा कार्बन टेक्निक होता है, लेकिन एनसीईआरटी के अंदर में यही दिया हुआ है, ठीक है ना। लेकिन एक प्रॉब्लम है,
प्रॉब्लम ये है, ये जो कार्बन डेटिंग टेक्निक होता है, इस टेक्निक से तुम फॉसिल्स के एज को कैलकुलेट कर सकते हो, लेकिन प्रॉब्लम इस बात का है कि तुम उस फॉसिल का एज को कब तक कैलकुलेट कर सकते हो? ज़्यादा से ज़्यादा अगर वो फॉसिल्स 60,000 या 70,000 साल पुराना है तो ही। उससे ज़्यादा अगर पुराना होगा तो याद रखना ये कार्बन डेटिंग टेक्निक से तुम पता नहीं कर सकते हो, क्योंकि 60,000 या 70,000 साल के बाद याद रखना है जो C14 होता है वो उस फॉसिल्स के अंदर से पूरा का पूरा कंप्लीटली खत्म हो चुका होता है, ठीक है ना। जिस कारण से याद रखना इस टेक्निक का थोड़ा सा एक ड्रॉबैक है कि भाई 60,000 साल से 70,000 साल पुराना ही फॉसिल्स का तुम एज कैलकुलेट कर सकते हो बाई कार्बन डेटिंग टेक्निक से। उसके बाद C14 हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाता है, उसमें रहता ही नहीं है, तो तुम कैसे कैलकुलेट करोगे भाई उसमें बचा कितना है, कितना से इसको सम करोगे, जोड़ोगे, ठीक है ना। तो ये इसका प्रॉब्लम। यहाँ पे वही डायग्राम में दिखाया गया, देखो यहाँ पे क्या हुआ, कार्बन जो 14 है वो धीरे धीरे कम हो रहा है, 100 हुआ, ठीक है ना, यहाँ 10 ग्राम था, फिर 5 ग्राम हुआ, फिर 2.50 ग्राम हुआ, फिर इसका भी आधा हो गया, 1.25 ग्राम हो गया। या तुम ऐसे देखोगे 100 हुआ, फिर 50 हुआ, फिर 25 हुआ, फिर 12.25 हो गया, 12.5 हो गया। मतलब ऐसे करके वो क्या हो रहा है, हाफ लाइफ के हिसाब से क्या हो रहा है, धीरे धीरे कम होता चला जा रहा है। हर 5,730 साल के बाद वो चीज़ हाफ होता चला जाएगा, ठीक है ना। और वैसे वैसे तुम वो टाइम को तुम जब जोड़ोगे तो फाइनली तुम्हारा फॉसिल्स का एज कैलकुलेट होगा। तो कहीं ना कहीं हम ऐसा बोल सकते हैं कि फॉसिल्स के हेल्प से, फॉसिल्स के मदद से साइंटिस्टों ने क्या किया, साइंटिस्टों ने अर्थ पे, ठीक है ना, अर्थ पे क्या बनाया, अर्थ पे कहीं ना कहीं फॉसिल्स का हिस्ट्री बनाया, ठीक है ना। फॉसिल्स का हिस्ट्री का मतलब याद रखना है कि इस अर्थ पे, ठीक है, इस अर्थ पे किस किस समय पे किसके फॉसिल्स रहे होंगे, इस अर्थ पे किस किस समय पे किसके फॉसिल्स रहे होंगे, यानी कौन कौन सा ऑर्गेनिज्म रहा होगा, इस बात का हमको एविडेंस मिलता है, ठीक है ना। यानी हम पूरे अर्थ की हिस्ट्री को क्या करते हैं, कुछ टाइम्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है ना। मतलब यहाँ पे मेरे पास कुछ ईरा होता है, ईरा मतलब एक टाइम होता है, एक समय होता है, उसको हम लोग ईरा बोलते हैं। ईरा एक लार्जेस्ट बड़ा यूनिट होता है, उसका सबसे छोटा यूनिट पीरियड होता है। ईरा को हम लोग पीरियड में डिवाइड करते हैं, और पीरियड को हम लोग क्या करते हैं, एक और छोटा यूनिट जिसको बोलते हैं इवॉक्स बोलते हैं, ठीक है ना, उसमें डिवाइड करते हैं। तो याद रखना ये 3 चीज़ है, ठीक है ना। तो ये 3 चीज में हम डिवाइड करते हैं, ईरा, पीरियड और इपॉक्स में डिवाइड करते हैं। तो जियोलॉजिकल टाइम स्केल अगर तुम देखोगे अर्थ का, तो एक ईरा सबसे बड़ा यूनिट है, फिर उससे छोटा यूनिट पीरियड होता है, और फिर उससे छोटा यूनिट इपॉक्स होता है, ठीक है, याद रखना। उसके बाद कुछ ईरा है, याद रखना है तुमको क्या क्या ईरा का ध्यान रखना है। एक है तुम्हारा क्या, पेलियोजोइक ईरा, ठीक है ना, पेलियोजोइक ईरा, ठीक है ना। उसके बाद यानी सबसे पुराना टाइम जो जिसको बोल सकते हो सबसे पुराना समय, पेलियोजोइक ईरा, ठीक है ना। मिसोजोइक ईरा, ठीक है, बीच वाला जो टाइम होता है उसको बोलते हैं मिसोजोइक ईरा। और सीनोजोइक ईरा मतलब जो अभी करंट में चल रहा है, ठीक है ना, करंट में चल रहा है उसको बोलते हैं सीनोजोइक ईरा। याद रखना एनसीईआरटी में पॉइंट दिया हुआ है कि इस टाइम पे याद रखना इस टाइम पे सबसे ज्यादा अर्थ पे बर्ड्स एंड मैमल्स और जो तुम्हारे एंजियोस्पर्म यानी जो फ्लावरिंग प्लांट्स है, ये उस समय पे यानी अर्थ पे डोमिनेंट थे, ठीक है ना, इनका डोमिनेंस ज़्यादा था अर्थ पे। हालांकि और भी कुछ ऑर्गेनिज्म रहा होगा, लेकिन ये लोग ज़्यादा थे। तो सीनोजोइक ईरा में याद रखना इस पीरियड में बर्ड्स, मैमल्स, ठीक है ना, इसको बोलते हैं एज ऑफ बर्ड्स एंड मैमल्स। ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है सीनोजोइक ईरा को, एज ऑफ बर्ड्स एंड मैमल्स, क्योंकि इस समय पे बर्ड्स एंड मैमल्स और एंजियोस्पर्म प्लांट्स सबसे ज़्यादा थे, इनका उस समय ज़्यादा बोलबाला था, यानी डोमिनेंस थे उस समय पे, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। फिर पेलोजोइक ईरा को अब हम कुछ पीरियड में डिवाइड कर रहे हैं, समझ रहा है। तो पेलोजोइक एक बड़ा सा टाइम है, उसको अब डिवाइड कर रहे क्या है, मतलब छोटे छोटे पीरियड मिलके एक पेलोजोइक ईरा को बनाएगा, ये सब पीरियड का नाम है। तो ईरा को डिवाइड करते हैं पीरियड में, तो कितने सारे पीरियड है, 1 2 3 4 5 6 पीरियड है, ठीक है ना। एक कैम्ब्रियन पीरियड है, दूसरा ऑर्डोविशियन पीरियड है, ठीक है ना, सिल्यूरियन पीरियड है, ठीक है ना, डेवोनियन पीरियड है, ठीक है ना, और कार्बोनिफेरस पीरियड है, ठीक है ना, कार्बोनिफेरस पीरियड है, और यहाँ पे पर्मिनियन पीरियड है, ठीक है ना। ये जो तुम्हारा डेवोनियन पीरियड है इसको बोलते हैं एज ऑफ फिशेस। इस टाइम पे जो फिशेस था वो सबसे ज़्यादा था अर्थ पे, ठीक है। कार्बोनिफेरस पीरियड, इस टाइम पे सबसे ज़्यादा तुमको क्या दिखा देगा, एम्फीबियंस, ठीक है ना। ये एज ऑफ एम्फीबियंस कब बता रहा है, मतलब उस टाइम पे ये एम्फीबियंस ज़्यादा थे, ठीक है ना। ये सब टाइम याद रखना, इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। अब फिर क्या बात कर रहे हैं, मिसोजोइक ईरा, ठीक है ना। पेलियोजोइक ईरा देख ले, मिसोजोइक ईरा। मिसोजोइक ईरा में भी कुछ पीरियड्स है, 3 पीरियड का नाम याद रखना है। पहला ट्रायसिक पीरियड, जुरासिक पीरियड और क्रीटेशियस पीरियड। मतलब ट्रायसिक पीरियड में डायनासोर्स का ओरिजिन हुआ था, ध्यान रखना। जुरासिक पीरियड में क्या हुआ था, जुरासिक पीरियड में अगर बात करेंगे इस समय डायनासोर सबसे ज़्यादा था अर्थ पे, ठीक है ना। मतलब इस समय ये चीज़ डोमिनेंट था यहाँ पर अर्थ पे। और क्रीटेशियस पीरियड के एंड में आके लगभग 65 मिलियन ईयर एगो, आज से क्रीटेशियस पीरियड के एंड में आके डायनासोर का जो स्पीसीज है वो एक्सटिंक्ट हो गया था, यानी खत्म हुआ था यहाँ पे आकर के, ठीक है ना। और ये तीनों पीरियड, ठीक है, ये तीनों पीरियड को मिलाकर के क्या बनता है तुम्हारा, मिसोजोइक ईरा बनता है। और यहाँ पे लिखा हुआ 3 पीरियड्स मिसोजोइक ईरा, ऑल्सो कॉल्ड एज एज ऑफ रेप्टाइल्स। याद रखना
ये मेसोजोइक पीरियड जो है वो रेप्टाइल्स का एज है, यानी यहाँ पे रेप्टाइल्स सबसे ज़्यादा थे, ठीक है ना। तो मेसोजोइक एरिया में रेप्टाइल्स से, अगर तुमसे पूछेगा रेप्टाइल्स में कहाँ पे डायनासोर सबसे ज़्यादा थे, ओरिजिन कब था, ट्रायसिक, यहाँ पे जुरासिक में सबसे ज़्यादा थे, यहाँ पे एंड हुआ था, ठीक है। यहाँ ओरिजिन, यहाँ पे इसका डोमिनेंस एंड यहाँ पे इसका एंड हुआ, ठीक है। लास्ट एक ईरा है हम लोग का जिसका नाम है सीनोजोइक ईरा। सीनोजोइक ईरा को डिवाइड करते हैं हम लोग 2 पीरियड में, ठीक है ना। वो 2 पीरियड कौन सा है, एक टर्शियरी पीरियड है, एक क्वार्टरनरी पीरियड है, ठीक है। ये दोनों पीरियड मिलकर ईरा बनाता है, ये तीनों पीरियड मिलकर मेसोजोइक ईरा बनाता है, और वो 6 पीरियड मिलकर पेलियोजोइक ईरा बनाता है, ठीक है। तो ईरा को हम लोग पीरियड में डिवाइड किए, ठीक है ना। अच्छा, अब यहाँ पे क्या है समझना, यहाँ पे देखो पेलियोजोइक ईरा, ठीक है, पेलियोजोइक ईरा, मेसोजोइक ईरा और सीनोजोइक ईरा। अभी बताया ना, सीनोजोइक ईरा में क्वार्टरनरी पीरियड है, टर्शियरी पीरियड है, ठीक है। मेसोजोइक ईरा में देखो ट्रायसिक पीरियड है, जुरासिक पीरियड है, क्रिटेशियस पीरियड है, यहाँ से शुरू कर रहे हैं, यहाँ से चल रहा है, ऐसे नीचे से ऊपर जा रहा है, ठीक है ना। और पेलियोजोइक ईरा में तुमको क्या दिया हुआ है, सिल्यूरियन पीरियड दिया हुआ है, पूरा नहीं दिया हुआ है, और भी डेवोनियन पीरियड दिया हुआ है, ठीक है ना। डेवोनियन पीरियड मतलब ये फिशेस इस टाइम सबसे ज्यादा थे, ठीक है ना। कार्बोनिफेरस पीरियड, इसमें सबसे ज्यादा एम्फीबियंस थे, इसके बाद देन रेप्टाइल्स आया, ठीक है ना। इसके बाद क्या है, देन तुम्हारा रेप्टाइल्स है, ठीक है ना, रेप्टाइल्स। अब रेप्टाइल्स में अगर बात करेंगे तो हम बाद में बात करेंगे उसका जो भी है, ठीक है ना। तो ये कुछ पीरियड्स का दिया हुआ है यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे क्या देखना है, सबसे पहले यहाँ पे देखिए याद रखना है कि सबसे पहले एक तरफ क्या बना था, याद रखना, ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी का है, क्लोरोफाइट, ठीक है ना, क्लोरोफाइट एंसेस्टर। यानी जब भी किसी ऑर्गेनिज्म को हमको इवॉल्व करना होता है तो सबसे पहले हम उनके एंसेस्टर आते हैं कहीं ना कहीं पे। तो सबसे पहले क्लोरोफाइट के एंसेस्टर है, और क्लोरोफाइट के जो एंसेस्टर है मतलब जो ग्रीन एल्गी है, क्लोरोफाइट मतलब ग्रीन एल्गी, ठीक है ना, इन्हीं क्लोरोफाइट ग्रीन एल्गी से इवॉल्व होकर बना, ठीक है। ये लाइन जो तुमको दिखाया जा रहा है, ये लाइन तुमको दिखाया जा रहा है कि भाई इसी क्लोरोफाइट से इवॉल्व होकर बना यहाँ पे कौन, ब्रायोफाइट, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। तो डायरेक्ट तुम्हें क्वेश्चन पूछ सकता है कि ब्रायोफाइट जो है वो इवॉल्व हुआ किससे, क्लोरोफाइट के एंसेस्टर से, ठीक है ना। उसी एक तरफ क्लोरोफाइट के एंसेस्टर है और इनसे ब्रायोफाइट इवॉल्व हुआ, और फिर एक तरफ क्या बना, एक तरफ बना तुम्हारा ट्रैकियोफाइट के एंसेस्टर। ये जो तुम्हारा ट्रैकियोफाइट के एंसेस्टर है, ट्रैकियोफाइट मतलब क्या है भाई, जिसमें जाइलम फ्लोएम है, जिसमें वेसल्स है, ठीक है, बड़े बड़े ऊंचे प्लांट है, आगे चल के यही क्या बनाएगा तुम्हारा टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म बनाएगा, ठीक है, इन्हीं से इवॉल्व होगा। तो ट्रैकियोफाइट के एंसेस्टर से, ठीक है, ट्रैकियोफाइट के एंसेस्टर से क्या बना, तुम्हारा एक प्लांट का टाइप बना। इनके एंसेस्टर से बना एक राइनियर टाइप प्लांट। अब राइनियर प्लांट क्या होता है वो अभी नहीं जान रहा है, बस इतना जान लो कि राइनियर एक प्लांट का टाइप होता है जो कि इसी ट्रैकियोफाइट के एंसेस्टर से इवॉल्व हुआ। और राइनियर टाइप के प्लांट से इवॉल्व हुआ क्या, साइलोफाइटोन, ठीक है, इनसे ये चीज बना साइलोफाइटोन, ठीक है ना, ये साइलोफाइटोन बना। अब यहाँ पे समझना क्या है, अब तुम्हें समझना ये है, ये जो तुम्हारा ट्रैकियोफाइट के एंसेस्टर है, इससे तुम्हारा बना क्या, इससे तुम्हारा बना जू स्टेरोफाइलम, ठीक है ना। और जू स्टेरोफाइलम से इवॉल्व हुआ क्या, आर्बोरिसेंट लाइकोपोड्स, ये सब प्लांट है। आर्बोरिसेंट लाइकोपोड से इवॉल्व हुआ क्या, हर्बेसियस लाइकोपोड, ठीक है, जो कि यहाँ पे तुमको दिखाया, यानी छोटा मोटा हर्ब देगा जैसा, ठीक है ना। अब ये जो तुम्हारा साइलोफाइटोन है, साइलोफाइटोन से क्या क्या बना, साइलोफाइटोन से तुम्हारा बना, देखो यहाँ पे स्फेनोप्सिड हॉस्टेल, ठीक है ना, यानी ब्रायोफाइट्स, ठीक है ना, ये बना। उसके बाद ये बना तुम्हारा फर्न्स बना, ठीक है, इसी से फर्न भी बना। इसी साइलोफाइटोन से क्या बना, गिंकोस भी बना, ठीक है। इसी साइलोफाइटोन से तुम्हारा कोनिफर्स भी बना, ठीक है ना, यानी पाइन, सीड्रस वगैरह बना, ठीक है। इसी साइलोफाइटोन से तुम्हारा नेटल्स बना, यानी एडवांस जिम्नोस्पर्म जिसमें वेसल्स मिलता है, ठीक है ना। इसी साइलोफाइटोन से, ठीक है, नेटल्स बना। अब ध्यान समझना, अब इस साइलोफाइटोन से एक तरफ ये चीज इवॉल्व हुआ, अब दूसरे तरफ क्या इवॉल्व हुआ, इसी साइलोफाइटोन से बना प्रोजिम्नोस्पर्म, और प्रोजिम्नोस्पर्म से क्या बना, सीड फंड बना, और सीड फंड से एक तरफ बना साइकेट्स, जिसमें साइकेट्स आता है, साइकस आता है, और इसी सीड फंड से एक तरफ क्या बना तुम्हारा डाइकोटिलेडन्स बना, और डाइकोटिलेडन्स मतलब एंजियोस्पर्म बना, और डाइकोटिलेडन्स के बाद फिर तुम्हारा मोनोकॉट बना, और डाइकॉट और मोनोकॉट को मिलाकर तुम क्या बोलते हो, एंजियोस्पर्म बोलते हो। एंजियोस्पर्म मतलब फ्लावरिंग प्लांट, ठीक है ना। तो याद रखना है तुम लोग को कौन किससे इवॉल्व हुआ, प्लस ये तो पूछता ही है, लेकिन ये भी पूछ लेता है कि कौन सा ऑर्गेनिज्म, कौन सा प्लांट किस किस पीरियड में था, कौन सा ईरा में था, ये भी पूछ सकता है, ठीक है ना। जैसे ये देखो जुरासिक पीरियड में है, हर्बेसियस लाइकोपोड्स, और ये किस में आएगा, मेसोजोइक ईरा में आएगा, ठीक है ना। तो ये सब ध्यान रखना, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी का लाइन है, और कौन कौन सा ईरा में कौन सा पीरियड में डायरेक्ट पूछेगा, ठीक है ना। अगर तुमको ऐसे याद नहीं हो रहा है तो बस इसका एक छोटा सा कॉपी लेकर के, इसका जितना सारा ईरा है उसमें जितना सारे पीरियड है, उस पीरियड में जो जो आए थे, जिससे जिससे वो जो लोग इवॉल्व हुए, उसको एक तो सीरियल वाइज उसको बना लो, ठीक है ना। ऐसे थोड़ा देखने में कंफ्यूज हो जाओगे तो थोड़ा सा, ये तो एनसीईआरटी के फिगर हमको समझाना था, हम समझा दिए, लेकिन तुम लोग अपने एक ऐसा है तो तुम लोग एक छोटा सा कॉपी में इसको बना लेना घर पे बैठ कर आराम से, ठीक है ना। चलो अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं क्या, अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं एडाप्टिव रेडिएशन, ठीक है ना। एडाप्टिव रेडिएशंस का क्या मतलब है, देखो सबसे पहले अगर हम बात करें एडाप्टिव रेडिएशंस का, तो इसमें क्या है, देखो एडाप्टिव रेडिएशन का एक सिंपल सा मीनिंग होता है, ठीक है ना,
ये तुम्हारा एक डाइवर्जेंट इवोल्यूशन को ही शो करता है। एडाप्टिव रेडिएशन जो होता है वो तुम्हारे डाइवर्जेंट इवोल्यूशन को ही शो करता है। मतलब यहाँ पे एक सिंगल कॉमन एंसेस्टर से, ठीक है ना, एक सिंगल कॉमन एंसेस्टर से अलग अलग नए नए क्या होगा, स्पेसीज इवॉल्व होगा, कई सारे नए नए स्पेसीज इवॉल्व होगा, ठीक है ना, जो अलग अलग तरह के हैबिटेट में रहने के लिए क्या होगा, अडेप्टेबल होगा, ठीक है ना। तो उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे क्या, उसे हम बोलेंगे, याद रखना है, एडाप्टिव रेडिएशन। जैसे तुम देखो एक सिंगल कॉमन एंसेस्टर से देखो यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग तरह के डार्विन फिंचेस यानी बर्ड्स इवॉल्व हुए हैं जो अलग अलग तरह के हैबिटेट में रह रहा है, और ये एक एग्जांपल है तुम्हारा एडाप्टिव रेडिएशंस का। और ये क्या किसको शो कर रहा है, ये तुम्हारा डाइवर्जेंट इवोल्यूशन को शो कर रहा है, क्योंकि एक सिंगल कॉमन एंसेस्टर से यहाँ पे कई सारे डार्विन फिंचेस जो है वो इवॉल्व हो रहा है, कई सारे अलग अलग नए नए डार्विन फिंचेस की स्पीसीज यहाँ पे इवॉल्व हो रहे हैं यहाँ पे। तो इस तरह के हम लोग बोल सकते हैं डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, ठीक है ना। अब एक चीज समझना है इसमें एक्चुअली हो क्या रहा है, ठीक है ना। देखो इसका बेस्ट एग्जांपल दिया हुआ एनसीईआरटी के अंदर में डार्विन फिंचेस। डार्विन फिंचेस क्या था, ठीक है ना, डार्विन फिंचेस रिप्रेजेंट द वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ दिस फिनोमेना, ठीक है ना। अनदर एग्जांपल इज द ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स। ये दो एग्जांपल दिया हुआ है, ठीक है ना। देखो एक्चुअल में हुआ क्या था, एक्चुअल में यहाँ पे क्या हुआ था कि एक आइलैंड था जिसका नाम है गैलापागोस आइलैंड। तुम लोग नाम सुने हो गैलापागोस आइलैंड, ठीक है ना। गैलापागोस आइलैंड में सबसे पहले वहाँ पे फिंचेस का एक सिंगल, ठीक है ना, एक सिंगल एंसेस्ट्रल स्पीसीज गया। डार्विन फिंचेस का एक सिंगल, ठीक है, एक सिंगल एंसेस्ट्रल स्पीसीज गया। कहाँ पे गया सर, गैलापागोस आइलैंड में गया। कहाँ से गया वो, याद रखना, वो तुम्हारा गया अमेरिकन मेनलैंड से, नॉर्थ अमेरिका से गया, ठीक है ना। तो वहाँ से वो कहीं ना कहीं माइग्रेट करके कहाँ पहुँचा, वो जाके पहुँचा तुम्हारा गैलापागोस आइलैंड में। अब गैलापागोस आइलैंड जो था, याद रखना, वो आइलैंड एक सिंगल आइलैंड नहीं है। वो आइलैंड जो है, याद रखना, उसमें बहुत सारे छोटे छोटे द्वीप है, एक टापू जैसा बोल सकते हो, बहुत सारे छोटे छोटे आइसलैंड है वहाँ पे, ठीक है। वो जो छोटे छोटे आइलैंड है वहाँ पे ये बर्ड्स जो है वो फैल गए, वहाँ पे स्प्रेड कर गए, अलग अलग आइलैंड में ये लोग सब चले गए, ठीक है ना। अब क्यों चलेगा भाई, वो इसलिए चले गए ताकि उनको कॉम्पिटिशन फ्री इन्वायरमेंट चाहिए था, इसलिए वो अलग अलग आइलैंड में फैल गए, ठीक है ना। अब अलग अलग आइलैंड में क्या था, अलग अलग तरह का टाइप का फूड था, अलग अलग टाइप के फूड थे। मतलब किसी आइलैंड में मान लो कि वहाँ पे ग्रेन्स था, हार्ड ग्रेन्स था, ठीक है ना। किसी आइलैंड में वहाँ पे क्या था, जो कैक्टस के फ्लावर थे, जहाँ पे उन्हें क्या मिलता था, उस फ्लावर से नेक्टर मिलता था, ठीक है ना, वो मिलता था। किसी आइलैंड में क्या था, इंसेक्ट्स मिलते थे, ठीक है ना। तो अलग अलग आइलैंड में क्या था, अलग अलग टाइप का फूड था, ठीक है ना। तो जिस फिंचेस बर्ड्स का जो बीक था, ठीक है ना, जिन फिंचेस बर्ड का जो बीक था, मतलब जो चोंच था, बीक था, ठीक है ना, वो जिस तरह के फूड के लिए वो ज़्यादा क्या था, यूजफुल था, है ना, उस तरह के फिंचेस बर्ड्स का क्या हुआ, वहाँ पे कहीं ना कहीं सर्वाइवल हुआ, वहाँ पे वो अडाप्ट किया। और केवल वो वहाँ पे सर्वाइव और अडाप्ट ही नहीं किया, बल्कि उसने रिप्रोड्यूस करके अपना नंबर भी बढ़ाया, ठीक है ना। धीरे धीरे उसने क्या किया, अपना धीरे धीरे रिप्रोड्यूस करके वहाँ पे अपना नंबर भी इंक्रीज किया। और जिसका वो नंबर वहाँ पे इंक्रीज किया, याद रखना, जिसका नंबर वहाँ पे इंक्रीज किया, नेचर ने उसका सिलेक्शन किया। और नेचुरल सिलेक्शन की वजह से धीरे धीरे करके डार्विन फिंचेस के बीक का शेप और साइज क्या हुआ, नेचुरली क्या हुआ, बदलता चला गया। यानी उनका जो बीक था, उनके शेप और साइज लगातार, ठीक है, धीरे धीरे करके इवॉल्व होते चले गए, ठीक है ना, इवॉल्व होते चले गए। जैसे कुछ डार्विन फिंचेस जो है जिस आइलैंड में गया, वहाँ पे मान लो उसको क्या था, हार्ड ग्रेन्स खाना था। तो हार्ड ग्रेन्स को खाने के लिए जो उनके बीक थे, उनके शेप और साइज में क्या चेंजेस है, उनका बीक थोड़ा सा छोटा और मोटा हो गया, बहुत टफ हो गया, ताकि वो हार्ड ग्रेन्स को क्या कर सके, खा सके, ठीक है ना। जिस डार्विन फिंचेस को मान लो कि कैक्टस के फ्लावर का नेक्टर को सक करना था, तो उनका जो बीक था वो क्या हो गया, वो पतला और लंबा नुकीला हो गया, ताकि वो नेक्टर को इजिली वहां से सक कर सके। कुछ डार्विन फिंचेस का जो बीक था, उसके शेप और साइज में क्या चेंजेस हुआ, ताकि वहां के वो इंसेक्ट को खा सके, उनका जो बीक था, चोंच था, वो कैसा हो गया, लंबा हो गया। तो कहने का मतलब क्या है भाई, जो भी फिंचेस था, जो भी बर्ड्स था, ठीक है ना, उनको जैसा भी फूड खाना था, उसके अकॉर्डिंग उसका जो बीक था, उसके शेप और साइज में बदलाव होता चला गया, धीरे धीरे करके, ठीक है। लंबे समय के बाद ये बदलाव इतना ज्यादा हो गया, ये डार्विन फिंचेस जो थे वो आपस में ब्रीड नहीं कर सकते थे, और फाइनली इनका नया स्पीसीज बन गया, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं अगर तुम देखोगे, कहीं ना कहीं देखोगे, तो इस तरह से एक सिंगल कॉमन एंसेस्टर ऑफ फिंचेस बर्ड से, है ना, कई तरह के नए क्या बन गए, अलग अलग आइलैंड में अलग अलग तरह के तुम्हारे फिंचेस के स्पीसीज बन गए। टोटल यहाँ पे तुम्हारा 13 स्पीसीज बना था, ठीक है ना, फिंचेस का 13 स्पीसीज बना था, जो अलग अलग आइलैंड में वहां पे वो सेटल हो गए,
ठीक है ना, वो सेटल हो गए। और ऐसे करके यहाँ पे क्या हुआ, नए नए स्पीसीज बना जो अलग अलग तरह के इकोलॉजिकल निके के लिए कहीं ना कहीं वो अपने आप को अडाप्ट कर रहे थे। और इसी चीज़ को बोलते हैं क्या, इसी चीज़ को बोलते हैं क्या, एडाप्टिव रेडिएशंस। ठीक है ना, इसी चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, एडाप्टिव रेडिएशन। जैसे तुम अगर देखोगे तो यहाँ पे एक एंसेस्टर आया होगा मार्सुपियल्स का। मार्सुपियल्स किसको बोलते हैं, जो पाउच वाले मैमल्स होते हैं। ठीक है ना, एक सिंगल मार्सुपियल्स एंसेस्टर से कई सारे अलग अलग तरह के यहाँ से स्पेसीज बने। तो ये भी क्या है तुम्हारा, ये भी एक तरह का एडाप्टिव रेडिएशन ही है। ठीक है ना, अलग अलग हैबिटेट में जाकर वो सर्वाइव कर गया, क्योंकि उनको वहाँ पे अलग अलग तरह के फूड, अलग अलग तरह के इन्वायरमेंट के हिसाब से उनको वहाँ पे अडाप्ट करना था। इसलिए चूंकि उनका हैबिटेट बदला, ठीक है ना, इन्वायरमेंट बदला, फूड का टाइप बदला, इसलिए वो वहाँ पे रहने के लिए क्या हो गए, अडाप्टेड हो गए। और जैसा जगह था उस हिसाब से वहाँ पे वो, ठीक है, इवॉल्व किए उस जगह के हिसाब से। तो देख रहे हो एक कॉमन एंसेस्टर से अलग अलग हैबिटेट की वजह से देखो कितना सारा मार्सुपियल्स बना, जिसका एक सिंगल कॉमन एंसेस्टर है। इसी चीज को बोलते हैं डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। यानी ये कहीं ना कहीं क्या कर रहा है, जो एडाप्टिव रेडिएशन है वो तुम्हारा डाइवर्जेंट इवोल्यूशन को शो कर रहा है। ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अब हम बात करें यहाँ पे क्या, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। ये जो था वो डाइवर्जेंट इवोल्यूशन था। द प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीसीज, ध्यान से सुनो, द प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीसीज। ठीक है ना, ये एडाप्टिव रेडिएशन एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे अलग अलग तरह के स्पीसीज का इवोल्यूशन हो रहा है। कहाँ पे, इन अ गिवन जियोग्राफिकल एरिया। अपना अपना जिसका जिसका जियोग्राफिकल एरिया है, जैसा जैसा हैबिटेट में रह रहा है, उसके अकॉर्डिंग क्या हो रहा है, अलग अलग तरह का जो स्पीसीज है वो इवॉल्व कर रहा है। और वही प्रोसेस तुम्हारा एडाप्टिव रेडिएशन कराता है, जो एक कॉमन पॉइंट से शुरू होता है और लिटरली वो रेडिएट कर रहा है अदर एरिया में ऑफ ज्योग्राफी के, यानी ज्योग्राफी के अलग अलग एरिया में चला गया, अलग अलग हैबिटेट में चला गया, अलग अलग जियोलॉजी में चला गया। ठीक है, इसी चीज को आप क्या बोलते हो, एडाप्टिव रेडिएशन बोलते हो। ठीक है, डार्विन फिंचेस रिप्रेजेंट वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ दिस फिनोमेना। याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट, डार्विन फिंचेस। एंड अदर एग्जांपल जो कि ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स, जो कि एक ही सिंगल कॉमन एंसेस्टर से बहुत सारे अलग अलग तरह के पाउच वाले मार्सुपियल्स मैमल्स बने। ठीक है ना, और ये तुम्हारे शो कर रहे हैं डाइवर्जेंट इवोल्यूशंस को। इसके बाद अगर हम बात करें तो कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। ठीक है, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन में अगर तुम देखोगे तो यहाँ पे क्या है सर, यहाँ पे कन्वर्ज कर रहा है। कन्वर्ज का मतलब होता है, जैसे समझना कि यहाँ पे एक्चुअली क्या समझाने की कोशिश किया है, जैसे समझना कि ऑस्ट्रेलिया का अगर हम बात करेंगे, देखो दो तरह के मैमल्स है। एक मैमल्स है प्लासेंटल मैमल्स, जिसमें प्लासेंटा मिलता है। ठीक है ना, एक मैमल होता है मार्सुपियल्स, यानी पाउच वाले मैमल्स, जैसे तुम्हारा कोआला हो गया, कंगारू हो गया, इसको बोलते हैं मार्सुपियल्स, पाउच वाले मैमल्स। ये तुमको ऑस्ट्रेलिया वाले फॉरेस्ट में ज़्यादा देखने को मिलेगा। हालांकि मार्सुपियल्स पूरे कंट्री में है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में ये ज़्यादा अपने आप को अडाप्ट कर पाए, ज़्यादा सर्वाइव कर पाए, ये लोग वहाँ पे ज़्यादा मिलेंगे। ठीक है ना, एज कम्पेयर टू अदर कंट्री, अगर बात है अदर कंटिनेंटल बात करेंगे तो। ठीक है ना, तो ये चीज़ याद रखना। तो मान लो हम ऐसा मान के चल रहे कि एक फॉरेस्ट है, उस फॉरेस्ट में एक तरफ कौन गया, एक तरफ गया मार्सुपियल्स, यानी मार्सुपियल्स के एंसेस्टर गया, यानी पाउच वाले मैमल्स के एंसेस्टर गए। ठीक है ना, इस तरफ गए मान लो, और उसी फॉरेस्ट में एक तरफ कौन गया, एक तरफ प्लासेंटल मैमल्स के एंसेस्टर गए। ठीक है ना, अब मार्सुपियल्स वाले जो मैमल्स के एंसेस्टर है, इनसे इवॉल्व होके कई सारे अलग अलग मैमल्स बना, किसका, मार्सुपियल्स का। उसी तरह से यहाँ पे प्लासेंटल मैमल से इवॉल्व होके बहुत सारे क्या बने, बहुत सारे प्लासेंटल मैमल्स बने। ठीक है ना, किसका बना, प्लासेंटल मैमल्स का बना। अब ये दोनों जो इवॉल्व किए, ये जो प्लासेंटल मैमल बना, ये एक तरफ चले गए, और ये जो तुम्हारा मार्सुपियल्स मैमल्स बना, जो कि मार्सुपियल्स एंसेस्टर से इवॉल्व होकर बना, ये एक उसी तरफ चला गया। ये अलग अलग तरफ गया, अलग अलग ऑर्गेनिज्म भाई अलग अलग हैबिटेट में जाएगा। उसी तरह से यहाँ पे जो इवॉल्व हुआ मार्सुपियल्स मैमल्स, ये भी इवॉल्व होकर के उसी तरफ गया, अलग अलग। ये जो जहाँ जहाँ अलग अलग तरह का गया, ये भी उसी अलग अलग तरह के जगह में चला गया। अलग अलग तरह का मतलब क्या, जैसे मान लो हम तुमको बोलते हैं कि जैसे मान लो ये मोल है, या मान लो एंट ईटर की बात करते हैं। मान लो ये एंट ईटर जो क्या है, प्लासेंटल मैमल है। ठीक है ना, ये मान लो ये कहाँ से इवॉल्व हुआ, प्लासेंटल मैमल के एंसेस्टर से इवॉल्व हुआ। जो प्लासेंटल एंसेस्टर है उससे इवॉल्व होकर क्या बना, एंट ईटर बना। और जो ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स है उससे भी इवॉल्व होकर क्या बना, एंट ईटर बना। तो जहाँ एंट ईटर गया उसी तरफ ये भी चला गया, प्लासेंटल वाला एंट ईटर, दोनों उसी तरफ चला गया। उसी तरह से जितना मार्सुपियल बना और जितना प्लासेंटल बना, और उसमें जितना जो ऑर्गेनिजम्स का आप आज के टाइम पे जो सिमिलरिटी मिल रहा है, वो जिस भी हैबिटेट में गए उसी सेम हैबिटेट में प्लासेंटल भी गए, मार्सुपियल्स भी गए। ठीक है ना, तो मान लो अगर मान लो कोई ऐसा एरिया है, मान लो उसको क्या खाना है, मान लो कोई ऐसा एरिया जहाँ पे चींटी है, एंट है। ठीक है ना, अब मान लो उस एंट वाले जगह पे, ठीक है, ये एंट ईटर भी गया, प्लासेंटल वाला एंट ईटर भी गया, और जो ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स है ये भी वहीं पे गया एंट ईटर। और चूंकि दोनों सेम हैबिटेट में गया, सेम हैबिटेट शेयर कर रहा है, सेम फूड शेयर कर आपस में, तो कहीं ना कहीं इनका जो
होमोलॉजी है, ठीक है ना, इसका जो सिमिलरिटी है वो दोनों का एक दूसरे से क्या हो गया, बहुत क्लोज हो गया भाई, दोनों देखने में एक जैसे हो गए भाई। क्यों? क्योंकि इनका भी देखो, इनका भी जो माउथ है वो पतला लंबा सा स्नॉट टाइप का हो गया, इसका भी जो माउथ है वो पतला सा लंबा सा स्नॉट टाइप का हो गया। रीजन क्या है कि भाई दोनों को चींटी खाना था आपस में। तो कहने का मतलब क्या हुआ भाई, हैबिटेट सेम हुआ, जरूरत सेम हुआ, ठीक है ना, हैबिटेट सेम था, जरूरत सेम था, ठीक है ना, सेम जगह पे रह रहा था, सेम फूड सेम हैबिटेट को शेयर कर आपस में, तो दोनों कहीं ना कहीं देखने में तो अलग अलग था, लेकिन चूंकि सेम हैबिटेट सेम जरूरत के हिसाब से एक ही जगह पे गया तो कहीं ना कहीं दोनों देखने में अब एक जैसा लगने लगा, ठीक है ना। हालांकि दोनों के एंसेस्टर अलग अलग है, ये तुम्हारा प्लासेंटल मैमल्स के एंसेस्टर से इवॉल्व होकर के आया है, और जो एंटीटर है जिसको नंबेट बोले, ये तुम्हारा ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स के एंसेस्टर से इवॉल्व होकर के आया है। दोनों का अलग अलग एंसेस्टर, दोनों अलग अलग एंसेस्टर से इवॉल्व हुआ है, लेकिन चूंकि हैबिटेट और फूड शेयर कर रहा है एक ही जगह पे, तो दोनों देखने में एक जैसा लग रहा है। ये कहलाता तुम्हारा क्या, ये कहलाता तुम्हारा कॉन्वर्जेंट इवोल्यूशन, ठीक है ना, इसी को बोलते हैं कॉन्वर्जेंट इवोल्यूशन, ठीक है ना। ये दिखाया, तो यहाँ पे दिखाया है डिफरेंट इन्वायरमेंटल मार्सुपियल्स, अलग इन्वायरमेंट था, इसका भी अपना इन्वायरमेंट था प्लासेंटल मार्सुपियल्स, लेकिन सेम हैबिटेट शेयर हो रहा है, देखो एक ही जगह पे आ रहा है कि ये कन्वर्ज हो रहा है, ठीक है ना। तो देखो ये भी एंटीटर, ये भी एंटीटर, ये मार्सुपियल्स है, ये प्लासेंटल, ये मार्सुपियल्स, देखो देखने में एक जैसा है। ये इसका एंसेस्टर कोई और है, इसका एंसेस्टर कोई और है, लेकिन देखो देखने में एक जैसा है। इसका एंसेस्टर कोई और है, इसका एंसेस्टर कोई और है, लेकिन ये थोड़ा सा डिफरेंट तो है, लेकिन कलर अलग बना है, लेकिन देखने में एक जैसा होता है। ये देखो स्क्वायरल, फ्लाइंग फैलेंजर, ये भी दोनों एक जैसा दिखने में, ठीक है ना। इसी तरह से बॉब कैट और या तस्मानियन टाइगर कैट, ये दोनों देखने में एक साथ, लेकिन सबका एंसेस्टर अलग अलग है, दोनों का पूर्वज अलग अलग है, लेकिन देखने में सेम लग रहा है। इसी को तस्मानियन वॉल्फ है, ये तुम्हारा प्लासेंटल वॉल्फ है, ठीक है ना। तो ये एग्जाम्पल दिया हुआ एनसीईआरटी में, ठीक है ना, ये ध्यान रखना, क्लियर है। तो यहां पे क्या लिखा हुआ है कि when more than one adaptive radiations appeared to have the occurred in a isolated geographical area, मतलब एक ज्योग्राफिकल एरिया में प्लासेंटल मैमल्स के एंसेस्टर गए, उनसे इवॉल्व होकर बहुत सारा प्लासेंटल मैमल बना, वहाँ पे एक एडाप्टिव रेडिएशन हुआ। एक तरफ फॉरेस्ट में मार्सुपियल्स यानी पाउच वाले मैमल्स के एंसेस्टर गए, उनसे इवॉल्व होकर बहुत सारे पाउच वाले मैमल्स बने, मार्सुपियल्स बने, वहाँ पे एक एडाप्टिव रेडिएशन हुआ। यानी आइसोलेटेड अलग अलग एरिया में क्या हुआ, एक से ज़्यादा मोर देन वन एडाप्टिव रेडिएशन हुआ। लेकिन एडाप्टिव रेडिएशन तो हो गया, अगर इसमें तुम्हारा एंटीटर यहाँ पे प्लासेंटल वाला है, एंटीटर मार्सुपियल्स वाला है, अब ये लोग क्या करेगा, सेम हैबिटेट शेयर करेगा वहां से, तो कन्वर्जेंट करेगा, ठीक है ना। तो यहाँ लिखा when more than one adaptive relations appear to have the occurred in a isolated geographical area representing a different habitat, ठीक है ना, one can call this convergent evolution। पूरा लिखा नहीं, बात कंप्लीट नहीं किया, इसके आगे वो वाला बात है जो सेम हैबिटेट को शेयर किया जा रहा है। एनसीईआरटी जानते हैं आधा बात लिखता है, आधा बात मन में रखता है, ठीक है ना, तो पूरा बात यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं किया लोग, ठीक है। अच्छा, प्लासेंटल मैमल जो है इन ऑस्ट्रेलिया में ऑल्सो एक्सिबिट द एडाप्टिव रेडिएशन इन इवॉल्विंग टू अ वैरायटी ऑफ सच प्लासेंटल मैमल्स ईच ऑफ विच अपीयर ड्यू टू द सिमिलर टू द कॉरस्पॉन्डिंग मार्सुपियल्स। एग्जाम्पल में देख लिखा हुआ है प्लासेंटल वॉल्फ एंड टस्मानियन वॉल्फ, ठीक है ना, ये चीज़ यहाँ पर समझाया गया, क्लियर है। ये सब क्या है, एडाप्टिव रेडिएशन का एग्जाम्पल है, ठीक है ना। अच्छा, अब यहाँ से समझना थोड़ा सा क्या आप समझाना चाह रहे हैं। अब बोला जा रहा है कि आज से लगभग 2000 साल पहले, अब इसमें तुम लोग को कुछ कुछ पॉइंट हम बताएंगे जो कि एकदम याद रखना, ठीक है, पूरा कहानी याद मत रखना, जो जो पॉइंट यहाँ पे नोट किया हुआ है, हल्का सा कलर चेंज करके दिखाया गया, उसको याद रखना। 2000 मिलियन ईयर एगो, आज से 2000 मिलियन ईयर एगो अगर बात करेंगे तो फर्स्ट सेलुलर लाइफ फॉर्म आया अर्थ पे, ठीक है ना, जिसमें से सबसे पहले कौन आया, सबसे पहले आया, याद करो, हेटरोट्रॉप्स आया, फिर कौन आया, कीमोऑटोट्रॉप्स आया, फिर फोटोऑटोट्रॉप्स आया एन ऑक्सीजेनिक वाला, फिर साइनोबैक्टीरिया यानी फोटोट्रॉप्स में ऑक्सीजेनिक वाला आया, और जैसे ही साइनोबैक्टीरिया आया वहाँ पे वाटर का स्प्लिटिंग हुआ, फिर और मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में इवॉल्व हुआ, ठीक है ना। बस वही बात यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ एनसीईआरटी में, ठीक है। उसके बाद यहाँ लिखा हुआ है धीरे धीरे करके क्या हुआ, स्लोली धीरे धीरे करके क्या हुआ भाई, सिंगल सेल के ऑर्गेनिज्म से एक टाइम के बाद क्या हुआ, मल्टी सेलुलर लाइफ फॉर्म बन गया, और ऐसे ऐसे करके लगभग 500 मिलियन ईयर एगो, शॉर्ट में लिखा हुआ MYA का मतलब है मिलियन ईयर एगो, तो आज से लगभग 500 मिलियन ईयर एगो इनवर्टिब्रेट्स जो है, याद रखना, वो कहीं ना कहीं अर्थ पे आए और एक्टिव हुए, वो अपना काम करना शुरू किए, ठीक है ना। इसके बाद लिखा हुआ है 350 मिलियन ईयर एगो, सब याद रखना, 350 मिलियन ईयर एगो कौन है, जॉलिस फिश है यानी साइक्लोस्टोम आया, साइक्लोस्टोमेटा, ठीक है ना। आज से 320 मिलियन ईयर एगो कौन है, जो सी वीड है, ठीक है ना, यानी जो एल्गी है, याद रखना, जो रेड एल्गी है, ब्राउन एल्गी है, सीवेड, ठीक है ना, और कुछ फ्यू प्लांट जो है वो एग्जिस्ट किया अर्थ के ऊपर में, ठीक है। कब से, 320 मिलियन ईयर एगो। पहला ऑर्गेनिज्म जो इन्वेड किया, ठीक है, लैंड में, यानी लैंड पे सबसे पहले मिलने वाले, लैंड पे सबसे पहले आने वाला जो प्लांट है वो तुम्हारा मॉसेस है और लिवर वॉर्ट्स है,
ठीक है, मॉसेस और लिवरवर्ट्स है। इसके पहले लाइकिन भी है, लेकिन हम लोग इसको लाइकिन है, ठीक है, फोलियोस लाइकिन है, कोई अलग अलग तरह लाइकिन है, ठीक है ना। तो मॉसेस और लिवरवर्ट्स है, ठीक है ना। द फर्स्ट लैंड प्लांट अपीयर इन द ऑर्डोविशन, ये भी याद रखना है कि पहले लैंड प्लांट जो तुम्हारे मॉसेस लिवरवर्ट्स जो आए थे वो कौन से पीरियड में आए थे, पेलोजोइक ईरा में आए थे। पेलोजोइक ईरा के अंदर में पीरियड कौन सा है, ऑर्डोविशियन पीरियड, याद है तुम लोग पढ़ाए थे अभी। पेलोजोइक ईरा के अंदर में एक पीरियड का नाम बताए थे, ऑर्डोविशियन पीरियड। इसी पीरियड में ये पहले लैंड प्लांट इन्वेट किए थे, मॉसेस लिवरवर्ट्स, ध्यान रखना। कब आए थे, 470 मिलियन ईयर एगो, ठीक है ना, ध्यान रखना। और फिर धीरे धीरे करके ये प्लांट लैंड पे बहुत फैलने लग गए, फिर धीरे धीरे करके वहां पे क्या हो गया, एनिमल भी आ गया, ठीक है ना। अच्छा, फिर यहाँ पे एक चीज और दिखाया है कि एक फिश है, ठीक है ना, एक फिश है, याद रखना है, जो कि सीलोकेंथ कहलाता है, सीलोकेंथ, ठीक है ना। इन फिश का अगर तुम देखोगे ना तो इसका जो फिन्स होता है, फिन्स, वो बहुत हार्ड और बहुत मजबूत होता है, ठीक है ना, बहुत हार्ड और बहुत मजबूत होता है। मतलब 1938 में साउथ अफ्रीका में ये मछली, ये फिश सीलोकेंथ, जिसको लोब्ड फिन्स भी बोलते हैं, ये वहां पे ये पकड़ा गया, ठीक है ना। कुछ लोगों का मानना था कि ये फिश जो है वो एक्सटिंक्ट हो चुका है, वो अब नहीं है, ठीक है ना। लेकिन जब वहां पे ये मछली पकड़ा गया तो इस बात से, मतलब इस बात का प्रूफ मिला, एविडेंस मिला कि ये जो सीलोकेंथ फिश है, लोब्ड फिन्स है, ये फिश है, ये अभी खत्म नहीं हुआ है, एक्सटिंक्ट नहीं हुआ है, ये कहीं ना कहीं एग्जिस्टिंग स्पीसीज है, ये भी है, ठीक है ना। और ये जो सीलोकेंथ है, याद रखना, इन्हीं से इवॉल्व होकर के क्या बनता है, एम्फीबियन बनता है। यानी सीलोकेंथ फिश से, लोब्ड फिश से ही इवॉल्व होता है पहला एम्फीबियन, ठीक है ना। यानी कहीं ना कहीं एम्फीबियन के जो एंसेस्टर है वो कौन है, तुम्हारे सीलोकेंथ है। यानी हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो सीलोकेंथ है वो एम्फीबियन के एंसेस्टर है, एम्फीबियन इन्हीं से ही इवॉल्व करके आगे आया। लेकिन याद रखना है हम लोग को, ये जो तुम्हारा सीलोकेंथ फिश है, इस फिश से जो पहला एम्फीबियन बना, ठीक है ना, पहला एम्फीबियन, उसका कोई स्पेसिमेन नहीं मेरे पास में, उसका कोई भी मेरे पास में क्या है, स्पेसिमेन नहीं है। मतलब कोई पता नहीं है कि भाई कौन सा स्पेसिमेन रहा होगा जो सीलोकेंथ फिश से पहला एम्फीबियन बना होगा। और फिर उसी एम्फीबियन जो पहला एम्फीबियन बना होगा, फिर उन्हीं से आगे चल के मॉडर्न डे का तुम्हारा जो रेप्टाइल्स है, ठीक है ना, एम्फीबियंस वगैरह जो है वो बना होगा, ठीक है ना, ठीक है। तो सीलोकेंथ को लोग क्या बोलते हैं, कनेक्टिंग लिंक बोलते हैं, किसके किसके बीच का, फिश और एम्फीबियन के बीच का बोलते हैं। देखो ये चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ जो बात बताया अभी, ठीक है ना, लिखा हुआ है कि दिस एनिमल सीलोकेंथ कॉल्ड बिलोव फिन्स इवॉल्व्ड इनटू द फर्स्ट एम्फीबियन, ये इवॉल्व के पहला एम्फीबियन डेट लाइव्स ऑन बोथ ऑन लैंड। और ये चूंकि इनका जो फिन्स है वो इतना मजबूत था, ये पानी में भी रह सकता था और ये जमीन पे भी रह सकता था। अगर ये जमीन पे आता था तो ये वापस पानी में भी चला जाता था। दे आर नो स्पेसिमेन दिस लिव्ड विथ अस, इसका कोई भी स्पेसिमेन मेरे पास नहीं है। और आज के समय का अगर बात करेंगे, मॉडर्न डे में इन्हीं एंसेस्टर से जो बना होगा पहला एम्फीबियन इस सीलोकेंथ से, उन्हीं से इवॉल्व होकर क्या बना, फ्रॉग और सैलेमेंडर बना, ठीक है ना, उन्हीं से एम्फीबियन बना, फ्रॉग और सैलेमेंडर बना। एंड एम्फीबियंस इवॉल्व इनटू रेप्टाइल्स, और फिर उस एम्फीबियन से क्या इवॉल्व हुआ, रेप्टाइल बन करके आया, ठीक है ना। अब तुम्हारा इंपॉर्टेंट बात याद रखना है कि भाई रेप्टाइल्स और एम्फीबियन में क्या होता है, भाई एम्फीबियन जो है इनका जो एग होता है वो कैसा है, फर्टिलाइज्ड अनफर्टिलाइज्ड एग को वो ले करता है। क्योंकि एम्फीबियन में क्या होता है, एम्फीबियन में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, तो वो अपने अनफर्टिलाइज्ड एग को पानी में ले करते हैं और फर्टिलाइजेशन मतलब वहाँ पे क्या होता है, एक्सटर्नल होता है। लेकिन इनका जो एग होता है वो धूप से सूख जाता है, सनलाइट से सूख जाता है, इसलिए अपने एग को ले करने के लिए पानी में जाके एग को ले करते हैं। लेकिन रेप्टाइल्स का जो एग होता है, इनके चारों तरफ शेल का कवरिंग होता है, तो इनका एग सूरज की रोशनी से, सनलाइट से, गर्मी से, हीट से, मतलब वो ड्राई अप नहीं होता है, सूखता नहीं है एम्फीबियन के एग के जैसा, ठीक है ना। तो ये बात इसमें बताया है। तो कहीं ना कहीं जो रेप्टाइल्स है वो ट्रू लैंड एनिमल है, ट्रू लैंड ऑर्गेनिजम्स है, यानी पूरी तरह से वो लैंड पे रहने के लिए अडॉप्टेड है। लेकिन एम्फीबियंस में ऐसा नहीं है। एम्फीबियंस अगर लैंड पे आता है तो उसको कुछ टाइम के लिए पानी में भी जाना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि उसको एग लेइंग करना है और भी कई सारा पर्पस होता है, उस पर्पस के लिए उसको वहाँ पे जाना पड़ता है, ठीक है ना। और इन्हीं रेप्टाइल से इन द नेक्स्ट अगले 200 मिलियन ईयर पहले, ठीक है ना, आज से नेक्स्ट 200 साल पहले अगर बात करेंगे तो रेप्टाइल्स ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड साइज डोमिनेट किए ऑन अर्थ पे। यानी इसी के, यानी जब ये वाला पीरियड चल रहा था, ये जो सीलोकेंथ फिश बना, ठीक है ना, इसके अगले 200 मिलियन साल बाद क्या हुआ, अलग अलग शेप और अलग अलग साइज के तुम्हारा रेप्टाइल्स बने जो अर्थ के ऊपर डोमिनेट कर रहे थे, ठीक है ना, जो अर्थ के ऊपर क्या कर रहे थे, डोमिनेट कर रहे थे। और फिर इन्हीं से क्या हुआ, इवॉल्व होकर के तुम्हारा टर्टल वगैरह, टोट्राइज वगैरह या क्रोकोडाइल वगैरह बना, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे जो दिखाया गया ना, ये तुमको क्या दिखाया, ये तुम्हारे डायनासोर है, मतलब रेप्टाइल्स ही है। तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है, एक पॉइंट लिखा हुआ है जायंट फर्न। जायंट फर्न का मतलब होता है कि एक फर्न है, ये प्लांट है जो कि जायंट फर्न है, टेडोफाइट है, ठीक है। ये बहुत उस टाइम पे ये जो फर्न था ना, ये बहुत बड़ा बड़ा था, अब ये सब नहीं है।
फर्न जो है टेरिडोफाइट इतना लंबा लंबा नहीं होता है, लेकिन उस टाइम पे मालूम नहीं इतना बड़ा बड़ा टेरिडोफाइट्स था, ठीक है ना, ये था। और अचानक से ये सारा का सारा टेरिडोफाइट गिर गया, फॉल सब जमीन पे गिरा। भाई इतना बड़ा बड़ा जानवर है, डायनासोर है, दौड़ भाग कर रहा है, टकराया, सब बहुत सारा पेड़ गिरा, ठीक है ना। इनके गिरने से क्या हुआ, इनके गिरने से फिर धीरे धीरे कोल डिपॉजिट किया, यानी कोल जैसे चीज़ों का वहाँ पे फॉर्मेशन जो है वो डिपोजिशन शुरू हुआ एक टाइम पे, ठीक है ना। और उस समय पे पूरा का पूरा रेप्टाइल्स पृथ्वी पर भरा हुआ है, अर्थ पे भरा हुआ है, कहीं पे रहने के लिए जगह नहीं, खाली रेप्टाइल्स है, यानी सर जगह डायनासोर है। अब ये कुछ डायनासोर जो है, कुछ रेप्टाइल्स जो है, वो क्या हुआ, वो अर्थ पर से है ना, वो अर्थ से कहाँ चला गया, वो अर्थ से यानी टेरेस्ट्रियल फॉर्म से वो चला गया क्या, एक्वाटिक फॉर्म में, मतलब कुछ जमीन से उतर करके वो पानी के अंदर चला गया। और पानी में जाने के बाद वो जो डायनासोर था, वो जो रेप्टाइल्स था, वो फिश के जैसा, ठीक है ना, फिश के जैसा डायनासोर में वो इवॉल्व हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखा हुआ है सम ऑफ दिस लैंड रेप्टाइल वेंट बैक टू द वाटर, वापस वो लैंड से पानी में चले गए और वहाँ पे वो इवॉल्व होकर फिश के जैसा रेप्टाइल बना लिया। ये कब हुआ, तुम्हारा 200 साल मिलियन साल ईयर एगो, ठीक है ना। इसका एग्जाम्पल क्या है, इक्थोसॉरस, ठीक है, ये ऐसे ही डायनासोर है, ठीक है। ये ऐसा बताया जा रहा, मालूम नहीं है ऐसा ही रहा होगा या कैसा रहा होगा, ठीक है ना, जैसे बताया वैसे डायग्राम दिखा दिया। अब देखो, अब उस समय पे जो सबसे भयंकर, सबसे खतरनाक, सबसे डेंजरस, ठीक है, डरावना जो डायनासोर था, जो कि 20 फीट हाइट का था, मतलब बहुत लंबा और बहुत बड़ा था, 20 फीट तो समझ ही रहे हो, ठीक है। इसका नाम था ट्राइनासोरस रेक्स, ठीक है ना। ये डायनासोर सबसे बिगेस्ट मतलब डायनासोर था उस टाइम का, ठीक है ना। और ये बहुत डरावना था, और इसका जो दांत तुम देख रहे हो ना, ये पूरा चाकू के जैसा है, ठीक है ना, डैगर लाइक टीथ है इसका, ठीक है ना, 20 फीट हाइट का था, ठीक है ना। ऐसे ही वो डायनासोर था, ठीक है ना। अब देख ही रहे हो तुम, पहाड़ भी इसके सामने छोटा लग रहा है, ठीक है ना। अब लगभग 565 मिलियन ईयर एगो, यानी आज से लगभग 65 मिलियन ईयर एगो, ठीक है, क्रिटेशियस पीरियड के एंड में आकर के ये डायनासोर जो है वो अचानक से एकदम एक्सटिंक्ट हो गया, खत्म हो गया। इसका रीजन अभी तक एग्जैक्ट पता नहीं है। कुछ साइंटिस्टों का मानना है कि अचानक से क्लाइमेटिक चेंजेस हुआ और ये लोग खत्म हो गए, ठीक है ना। कुछ का मानना है कि भाई ये रेप्टाइल से जो है वो बर्ड्स में इवॉल्व हो गए, ठीक है, इसलिए वो खत्म हो गए, ठीक है ना। लेकिन जो सच है, जो ट्रूथ है, जो सच्चाई है, वो इनके बीच में ही रह गया। अभी तक ये बात का मतलब पता नहीं चला कि इसका एक्चुअल फैक्ट क्या है, रीजन क्या है। एंड स्मॉल साइज रेप्टाइल्स ऑफ दैट इरा स्टिल्स एग्जिस्ट टुडे। और उस समय के जो सबसे छोटे रेप्टाइल्स है, ये देखो, ठीक है ना। अब ये जो तुमको दिखाया गया है, ठीक है ना, ये जो दिखाया गया द फर्स्ट मैमल्स वेयर लाइक द स्लीव्स, ये दिखाया गया है, ठीक है। देयर फॉसिल्स आर स्मॉल साइज, ठीक है ना। अब ये यहाँ पे जो बोला जा रहा है कि भाई ये जो मैमल्स है, याद रखना है, ये जो स्लीव्स है, ये इनका जो फॉसिल्स है वो बहुत छोटे साइज का, स्मॉल साइज का है। एंड मैमल्स वेयर विविपेरस एंड प्रोटेक्टेड देयर अनबॉर्न यंग इनसाइड द मदर्स बॉडी। अब तुमको अच्छे से बताया कि भाई मैमल का सर्वाइवल रेट इतना ज़्यादा है, क्यों है भाई, मैमल्स हर जगह इसलिए मिलता है, मैमल्स का वाइड रेंज ऑफ इन्वायरमेंट को टॉलरेट करने का इसके पास में कैपेसिटी होता है। जो मैमल्स है वो अपने बच्चे को, यानी अनबॉर्न बेबी को, यंग मतलब जो भी यंग बाहर की तरफ नहीं आया, ऐसे बच्चे को अपने यूटेरस में डाल करके प्रोटेक्शन देने का काम करते हैं। इसलिए भाई मैमल्स का सक्सेस रेट क्या है, काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है ना। एंड मैमल्स फिर ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, क्योंकि मैमल्स के आसपास के सराउंडिंग में जो भी कोई बदलाव होता है, मैमल्स उसको सेंस करके क्या करते हैं, उस वहाँ से वो भाग जाते हैं, यानी उसका रिस्पॉन्स करते हैं। ये सब चीज़ को देखते हुए फाइनली कहीं ना कहीं मैमल्स का सक्सेस रेट क्या है, सबसे ज़्यादा है, ठीक है ना। अब फिर यहाँ पे दिखाया जा रहा है क्या कि भाई जो साउथ अमेरिका के जो मैमल्स होते हैं, ठीक है ना, साउथ अमेरिका के जो मैमल्स है, ठीक है ना, जो साउथ अमेरिका के में मतलब पहले जो मैमल्स मिलते थे, है ना, वो आज के समय के हॉर्स, हिप्पोपोटामस, बियर एंड रैबिट से सिमिलर थे, ठीक है ना। क्या बोला, ध्यान से, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। साउथ अफ्रीका में कुछ ऐसे मैमल्स मिलते थे जो आज के समय के हॉर्स, हिप्पोपोटामस, बियर, रैबिट्स के क्या थे, रिजेंबल थे, ठीक है ना। और ड्यू टू कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, ठीक है ना, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट में यानी जो प्लेस है, ठीक है ना, जो ज्योग्राफी है, वो कहीं ना कहीं उसमें ड्रिफ्ट होने की वजह से, बदलाव होने की वजह से क्या हुआ कि साउथ अमेरिका जो है वो कहीं ना कहीं नॉर्थ अमेरिका के साथ ज्वाइन कर लिया। और जब ये ज्वाइन किया तो याद रखना, नॉर्थ अमेरिका के जो जानवर थे वो ज़्यादा पावरफुल थे, ठीक है ना, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे। तो कहीं ना कहीं साउथ अमेरिका के जानवर के ऊपर नॉर्थ अमेरिका के जानवर क्या हो गए, ओवर रिडन हो गए, यानी उसके ऊपर वो ओवरकम कर लिया, डोमिनेट कर लिया। ये सारा बात यहाँ पे टोटली यहाँ पे लिखा हुआ है। और ड्यू टू सेम कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, और इसी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट की वजह से क्या हुआ कि जो पाउच वाले मैमल्स हैं ऑस्ट्रेलिया में, वो सर्वाइव किए बिकॉज ऑफ लैक ऑफ द कंपटीशन फ्रॉम एनी अदर। देखो अभी बताया था तुम लोग को, मैमल्स हर जगह है, ऑस्ट्रेलिया में भी है, बाकी अदर कंट्री में भी है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में पाउच वाले मैमल्स ज़्यादा क्यों मिलते हैं कि वहाँ पे जो
मैमल्स का सक्सेस रेट इसलिए भी ज़्यादा है कि वहाँ पे कंपटीशन फ्री इन्वायरमेंट मिला, ठीक है ना। वहाँ पे जो प्लासेंटल मैमल्स थे वो उतना ज़्यादा खतरनाक नहीं थे, जो वहाँ के पाउच वाले मैमल्स को यानी मार्सुपियल्स को ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं किया, ज़्यादा कंपटीशन नहीं बना सका, इसकी वजह से वहाँ पे उनका सर्वाइवल रेट ज़्यादा है। लेकिन बाकी जगह पे जो प्लासेंटल मैमल्स है वो ज़्यादा खतरनाक रहे, जिसकी वजह से कंपटीशन बहुत टफ रहा, और धीरे धीरे करके वो जो तुम्हारे पाउच वाले मैमल्स है मार्सुपियल्स है, बाकी अदर कंट्री में, ठीक है, बाकी अदर कंटिनेंट में अगर बात करेंगे तो वो कम हो गया, लेकिन है इधर भी, लेकिन कम हो गया, ठीक है ना। सम मैमल्स आर लाइव होली इन द वाटर, और कुछ मैमल्स ऐसे होते हैं जो पूरा जिंदगी पानी में बिताते हैं, जैसे वेल हो गया, मछली हो गया, डॉल्फिन हो गया, सी है, सी वीट्स है, सी काव है, ये कुछ उसके एग्जांपल्स है।